हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज हम एपिसोड 226 के जवाब ढूंढेंगे। इसमें है 62 कमेंट्स अभी तक जो हैं, और बाकी के उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ सक्सेस स्टोरीज होंगी और कुछ मेरिटेड ब्लेसिंग्स। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए और मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। मेरे ससुराल वाले इलाज भी नहीं करवाना चाहते। मैंने लड़ाई करके इस बार इलाज चालू करवाया है। ससुराल वाले बोल रहे हैं कि अगर इस बार कंसीव नहीं हुआ तो कहीं भी इलाज नहीं करवाएंगे। मुझे एग की प्रॉब्लम है, उसके कारण कंसीव नहीं हो पा रहा। 2 मंथ हो गए हैं, अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। हस्बैंड तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, मायके में भी कोई नहीं है। यहाँ सबने मेरा जीना हराम कर रखा है। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करती हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकती। प्लीज़ दीदी आप ही मेरी लास्ट उम्मीद हो, कोई सोल्यूशन ज़रूर देना, मैं वेट करूँगी। आप हमेशा खुश रहो। देखो, इस मामले में ना मेरा सोचना अलग है। जिस परिवार को आपकी कदर नहीं, जिस पति को अपनी पत्नी की कदर नहीं, ऐसे के लिए हम बच्चा क्यों ही चाह रहे हैं। जहाँ हमारा ही गुजारा इस तरीके से हो रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, ना हमारी कोई सुनने वाला है। हम सिर्फ एक 5 से 11 काम करने वाला एक आदमी उनके लिए बन गए हैं। वहाँ हमारे बच्चे का ही क्या फ्यूचर होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी जान पे खेल के भी, कई बार उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, कई बार उनको ज़रूरत नहीं होती है और पहले से बच्चे होते हैं, कई बार उनका पति बिल्कुल नहीं चाह रहा होता, वो फिर भी ज़बरदस्ती रखती हैं बच्चा। मतलब उनको लगता है कि बेबी होने से उनके पैर जम गए हैं और अब वो उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता वहां से। एक मजबूती का एहसास जो है वो बच्चे की माँ बनने के बाद हमें होता है। ये मैंने नोटिस किया बहुत सारी औरतों की बातों से सुन के, जो मुझे समझ में आया। तो इस मामले में मुझे लगता है मैं थोड़ा अलग सोच रही हूँ, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। पहली चीज। दूसरी क्या होती है कि देखो, अगर हम इंसान हैं, हम बच्चे को सोचें भी ना कि दुनिया में लाना है या नहीं लाना है, ये काफी हद तक हम सोचते हैं कि हमारा डिसीजन होता है। लेकिन एक्चुअली कब होगा कैसे होगा ये नियति पहले ही निश्चित कर चुकी। अगर लेट हो रहा है उसको भी भगवान की मर्जी मान के संतोष करना सीखो, और अगर हो जाता है तो भी ये मान के चलो कि वो बच्चा अपना नसीब लाएगा। अब जैसे आप कर रही हो, मैं इतना क्यों समझा रही हूँ आपको इस चीज़ पे, मैं इसलिए अब पॉइंट पे आ रही हूँ। जैसे आप कर रहे हो ना कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, इतना स्ट्रेस लेके प्रेगनेंसी कभी होती ही नहीं। कंसीव आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, आप इतनी आशंकाओं से भरी हुई हो। तो अगर आपको कंसीव करना ही है ना, सबसे पहले फ्री माइंड होना पड़ेगा आपको। आप चाहो ना चाहो तब तक कुछ नहीं होने का, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, इलाज अगर वो नहीं करवाएंगे, इलाज आप अपना जितने भी आपके पास अपनी पॉकेट मनी या कुछ भी पैसे होते हो, थोड़ा बहुत उनसे अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकती हो। बाकी आप जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी घरेलू नुस्खे और एक्सरसाइज भी होती हैं जो आपको मिल जाएंगे गूगल पे। आप वो जिससे आपका, देखो मैं ऐसे नहीं कह रही कि टोने टोट के करो या कुछ और हो। एक सिंपल सी चीज़ है जो मेरे टाइम पे मुझे पता चली थी कि अगर आप हाथ में, यहाँ पर ये नर्व्स रहती हैं आपके, जो ये वाला तंत्र होता है ना प्रजनन तंत्र, इससे रिलेटेड यहाँ पर सारे पॉइंट्स रहते हैं। तो जो महिलाएं यहाँ पर चूड़ियाँ पहनती हैं ढेर ढेर सारी, उसका लॉजिक वही होता है। तो वो चूड़ी यहाँ पर ऐसे 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 रब करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो दबते रहते हैं। एक्यूप्रेशर वाला चक्कर है उस तरीके का, तो वो आपके कहीं ना कहीं प्रजनन तंत्र को मजबूत करते हैं। तो इस तरीके के कुछ साइंटिफिक और बॉडी से जुड़े हुए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे इन लॉज कोई भी इलाज नहीं भी करवाते, तो आप इस तरीके की चीज़ें तो अपने स्तर पर ट्राई कर ही सकती हैं। और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगी तो ये वाली प्रॉब्लम, एग वाली, आप फॉलिक एसिड ले रही हैं, वहाँ से भी डॉक्टर यही दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप फॉलिक एसिड वाले अपना नेचुरल फूड में भी बना लेंगी ना, फ़ोन पे पता चल जाएगा किन खानों में होता है। तो कुल मिला के अगर हम सोचें कि हमें रास्ता निकालना है
है ना, तो वो निकल ही जाएगा कैसे ना कैसे, उसे कोई रोकने वाला होता नहीं है नियति को। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, परेशान मत हो, बस कुल मिला के मेरा एक एंड में टैगलाइन यही है। क्योंकि अगर आपके सब लोग इलाज करा भी देते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहोगी, परेशान में रहोगी और इस तरीके से रहोगी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होएगा, तो वो नहीं होने का। अगर आपको कंसीव करना है सही में बच्चे, आपको चाहिए कि आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आपको ये अपना स्ट्रेस खत्म करना ही होगा पॉजिटिव माइंडसेट रख के। जो नहीं है उसको छोड़ो, जो हो सकता है आपके अधिकार में है, आप कर सकती हैं, उस चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, उसके बाद ही सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। करके देखना। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वही हूँ जिसने बताया था कि मेरी सास बहुत टॉक्सिक और बहुत गंदी गाली देती है लड़ाई में। उन्होंने मेरे मेंटल पीस की बैंड बजा रखी है। कल रात को मैं सारे घर का काम करके अभी के साथ मार्केट गई थी ग्रोसरी लेने, एंड आपको पता है कि सब्जियां बहुत महंगी हो रखी हैं, इसलिए मैं छांट छांट के सस्ती सब्जियां लाई थी और भी सामान लेने थे, तो इन सब में तकरीबन 1 घंटा लग गया। घर आते ही सास बोली कि इतना टाइम किस चीज में लग गया, मैं तो इतनी देर में 4 बार सब्जियां ले आती। मेरा माइंड खराब हो गया और मैं सावन का फास्ट भी था। सोचा था कि सब्जी लाकर चाय पी लूंगी फास्ट खोल के नाम, बट उन्होंने आते ही मूड खराब कर दिया। फिर आज सुबह मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने जा ही रहे थे, तभी सासू माँ झाड़ू लगा ली। मैं गुस्से में भरी थी, इसलिए मैंने भी बोल दिया अभी मत जाना, क्योंकि घर से जाते समय झाड़ू नहीं लगाते, अपशगुन होता है। फिर सासू माँ को गुस्सा आ गया और पड़ोसी से कहने लगी झाड़ू लगाना अपशगुन होता है क्या, इसको बड़ा पता है, अब मैं कभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी। आई नो दी मैंने गलत बोला, बट उन्होंने भी तो मेरे मेंटल पीस की बैंड बजा रखी है, इसलिए मैंने भी जानबूझकर गुस्सा दिलाया। अब सुबह से मुंह फूला हुआ है, ऐसी लेडी को कैसे डील करूं। हस्बैंड कहते हैं मैं तुम दोनों के किस दिन छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे तुम दोनों के ही साथ नहीं रहना। सास हमें अलग भी नहीं करती, बातें तो बहुत है पर ज्यादा लिखूंगी तो आप भी बोर हो जाएंगी। इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो अपने घर आने पर घर ज्यों का त्यों मिलता है, ये भी नहीं करती कि सब्जी ही फ्रिज में रख दे। पड़ोसियों से हर टाइम बात में लगी रहती है, तो उनको भी सास अच्छी लगती है, मुझे ऐसा फील होता है। प्लीज मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो बताइए, एंड थैंक यू इन एडवांस। आप मेरे हिसाब से जितनी कहानी आपकी मैंने पढ़ी है ना, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आप अपनी सास से इतना ज्यादा इरिटेट हो चुकी कि कई बार कुछ बात है कई बार नहीं है, लेकिन आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर आप अपना दिमाग शांत कर पाए तो ये बातें इतनी बड़ी हैं ही नहीं। सामने से कोई देखेगा ना तो यही लगेगा अरे इतना भी क्या हो गया, लेकिन क्योंकि आप पहले से भर चुकी इतनी ज्यादा उनकी बातों से, तानों से, गालियों से, कि अब आपको छूते ही उनका कहना चाहिए फटने वाला हाल हो रहा है। असली प्रॉब्लम यहाँ है। ठीक है, और जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं ना, उनको भी एग्जैक्टली यही नजर आता होगा, क्योंकि उनको पता है ना तो उनकी माँ समझदारी से काम ले रही है ना उनकी बीवी। जिसको समझाएंगे फिर वो और बावलापन दिखाएगा, इसलिए उन्होंने एक वो ले लिया, और वो कई बार ऐसा हो जाता है। घर छोड़ के नहीं भी जाएंगे लेकिन आदमी विरक्त हो जाता है, ना वो पति अच्छा बन पाएगा, फिर ना वो बेटा अच्छा रह पाएगा। ठीक है, तो आप ना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही आप गलत कर रहे हो, लेकिन जो आपका सारा बिल्डअप हुआ है उसकी वजह से आपका जो है वो टेम्पर ज्यादा हो रहा है। आपको मतलब सब्र जो है वो बहुत छोटा रह गया है। तो उनके कहते ही अगर मान लो हम शांत हैं, हम 1 घंटा लगा के आए हैं और हमारी सास हमें नॉर्मल बात कर रहे हैं, अगर हमारे पे इतना ज्यादा बिल्डअप ना हो ना पीछे से, और सेम बात हो कि भाई मैं तो इतनी देर में 4 बार ले आती, तो शायद आदमी ये कह देगा ठीक है मम्मी अगली बार से आप ले आना। प्रॉब्लम सॉर्टेड। किसको अच्छा लगता सब्जियां लेने जाना, मुझे तो नहीं बिल्कुल भी पसंद। मैं तब जाती हूँ सब्जी लेने जब मुझे लगता है कि मुझे कोई नई वैरायटी देखनी है, या फिर मेरा बस पैदल चलने का मन है आज, तो चलो सब्जी ले आते हैं। मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता सब्जी का थैला वहाँ एक एक ठेले पे जाना, उसके बाद उसे ढो के लाना, है ना, कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे। तो अगली बार आप कह देती कि भैया आप ले आना, पता चल जाएगा। 1 घंटे में 4 बार यानी कि 15 मिनट में एक राउंड, उतनी सब्जी आदमी लाने के लिए, बकवास करने के लिए, कुछ भी हो, लेकिन आप उसे कामली सामने से कह देती ये चीज अगली बार ला के दिखा 15 मिनट में एक बार सब्जी। लॉजिक से मारते ही तो आपको गुस्सा नहीं आता। दूसरी चीज क्या है जी, आप
आपके हस्बैंड निकल रहे हैं, उन्होंने झाड़ू लगा दी। आपने उन्हें पेंच लगाना था, आपको लग रहा था कि मेरे को गुस्सा दिला रखा, मैं भी न दिलाऊंगी, अब उन्होंने आपने गुस्सा दिला दिया। अब ये है कि जी मुंह फूला हुआ है, क्या करूं, अब क्या करना है। हमने मुंह खुद ही तो फुलाया है उनका, तो फुलाने से पहले आपको अंदाजा तो होगा ही कि अगर ये कहूंगी इसे गुस्सा आएगा तो फिर ये क्या करेगी। अब वही हो रहा है, तो उसके लिए आपको पता है फिर कैसे डील करना है, आप यही चाहती थी, है ना। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि आपकी सांस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम अब आप में होनी भी शुरू हो चुकी है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, पिछला बिल्डअप इतना मत करिए किसी की चीज़ों से इरिटेट होके कि आप अपने अंदर की अच्छाई को खो बैठें। शांत रह के जितनी बात है उसको कैसे उतने में ही समेटना है, बस ये टारगेट रखो अपना। नेक्स्ट, सास परेशान करती है, वो बीमारी का बहाना बनाते हुए कोई हेल्प नहीं करती, किचन में खाना उनसे नहीं बनता, परंतु ससुर के लिए 2 पराठे बन जाते हैं। बोलती है मेरे से किचन में खड़े नहीं रहा जाता, तो बहाना बोलती है सभी डॉक्टर ने उनको बोल दिया है आपको कोई बीमारी नहीं है, बस फिर भी बहाने बनाती हैं। बच्चे भी समझाते हैं दादी झूठ बोल रही है, मोबाइल भी चलाती हैं, पूजा करती हैं, टीवी चैनल बदल बदल कर देखती हैं, पर हम मैं एमसी में हो जाते हैं तो वो खाना बनाएंगे के लिए नहीं बोल देती कि मैं नहीं बनाऊंगी। देखो जो मुझे समझ में आ रहा है ना, उनको खाना बनाने में कभी कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं होगा, जब तक उनकी अपनी जिम्मेदारी रही उन्होंने बना लिया। अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको पता है कि आप हो बनाने के लिए, तो फिर वो अब नहीं बना रही और काम। अब जो दूसरे काम है कि बच्चे भी, ये सबसे गलत लगा मुझे पढ़ के। देखो सास बहुओं का हो, देवर जेठ का हो, किसी का भी हो, बड़ों के बीच में जो भी चल रहे हैं ना इश्यूज, कोशिश करो पूरी तरीके से कि वो उसकी छाया बच्चों पे ना पड़े। आप अपने बच्चों में शुरू से वो टॉक्सिसिटी उन्हें गिफ्ट में दे देते हो, भले आप यहाँ विक्टिम बन रहे हो, सामने वाले को अपराधी दिखा रहे हो, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो चीज इतनी गलत असर करती है ना। मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों को मैंने बच्चों को देखा है जिनके साथ बचपन में ये चीजें होती थी, कि उनके माँ उन्हें सुनाती थी इस तरीके की कहानियां, बहुत छोटेपन से। आपको बताना है बच्चों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाए, जब वो समझने लगे सही और गलत में खुद भी फर्क, अगर आप भी प्रपंच कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो उनको ये भी नजर आए कि कहीं कहीं ना कहीं हमारी माँ भी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। लेकिन एक मैंने देखा कई माएँ छोटेपन से बच्चों में इतना डाल देती हैं, उनके बच्चे ना बड़े होके ऑटोमेटिक रिश्तों पे उनका विश्वास नहीं रहता, गुस्सा उन पे बहुत जल्दी आता है, जरा जरा सी बात पे वो रिश्ता बनाएंगे तोड़ेंगे, इस तरीके की नेचर बन जाती है। तो पहली चीज, समस्या सास वाली पे मैं दोबारा आऊंगी, अभी आती हूँ, लेकिन पहली चीज अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना बंद करो। जब वो कहते हैं ना कि आपके बच्चे की दादी झूठ बोलती है, उनको साफ मना करो कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, और सीधे बोलो कि दादी का और मेरा जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन आपकी दादी हैं, आपके पापा की मम्मी है वो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं हैंडल कर लूंगी खुद। सब उनको मना करो कि नहीं बोलो, कभी अति होगी कुछ होगा ऐसा तो ठीक है, बच्चा माँ के लिए साइड में ले लेता है, लेकिन ऐसे नहीं करो कि उनको इन्वॉल्व करो। पहली चीज, उन्हें टोको जब भी वो उल्टा सीधा बोले दादी को। आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे पति को या हमारे सास ससुर को जो बच्चे गाली दे सकते हैं या उनकी बुराई निकाल सकते हैं या फिर उन्हें इस तरीके की बातें बोल सकते हैं ना, कल को वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात फैक्ट होती है। आपको मौका मिलते ही जैसे ही आपने कोई गलती करी ना, वो आपको भी उतने ही अपशब्द बोलेंगे जितने आज उन्हें बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ों को बोलना इट्स ओके हो चुका उनके लिए। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो है कि सास जो है परेशानी में भी काम नहीं करती। आप कह रहे हो पीरियड्स के लिए, तो पीरियड्स में खाना नहीं बनाना ये ना बेकार की बात है। आपके सामने दिख रही है वो सास, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं होती, पति काम पे चला गया, बच्चे छोटे हैं, खाना नहीं बनाओगे, यही लेके बैठे रहोगे पीरियड्स में खाना नहीं बनाते, क्या ही हो जाएगा पीरियड्स में खाना बनाने से। ये कब की चली आ रही प्रथाएं क्यों लिए बैठे हो, पहले जमाने की और कितनी प्रथाएं आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो। पहले तो घूंघट भी यहाँ तक चलता था, जब तक घर में सब लोग ना खा लें औरतें खाना भी नहीं खाती थी, जो महिला है हैं रोज सुबह पैर वैर छुए जाते थे,
पता नहीं कितने प्रपंच औरतों की जान को थे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो सब भी आप फॉलो कर रहे हो। तो इसी बात को क्यों लिए बैठे हो कि भाई पीरियड्स में खाना हम नहीं बनाएंगे तो वो नहीं बनाती, नहीं बनाती, ठीक है नहीं बनाती, जैसे हम रेगुलर बनाते वैसे बनाते रहो, ठीक है। तो बात ये है कि भाई उनको ससुर की दो रोटी बन जाती है, हो सकता है ससुर का डर डर है या ससुर के लिए भैया प्यार है, वो अपने जीते जी अपने पति को नहीं देख सकती। लेकिन अब उनको जो मुझे समझ में आता, हर औरत को खाना बनाने का शौक नहीं होता। तो जिसे शौक होता है वो तो ये है कि बुढ़ापे तक आते आते भी वो कुछ और करे ना करे खाना बनाता रहेगा। लेकिन जिसको शौक नहीं होता ना, उसका एक बार कोई करने वाला आ जाता है, वो नहीं घुसना चाहता किचन में, इट्स दैट सिंपल। तो आप ये मान के चलो कि आपकी गृहस्थी है, आपको चलानी है ना, और उस हिसाब से मैं कर ले, बना रही है नहीं बना रही है, फिर आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आप अपना काम खुद करेंगी, ये सोच के करना है कि मेरा परिवार है, मेरी गृहस्थी है, ठीक है ना। वो नहीं मदद कर रही, आप अपने पति से बीच बीच में मदद ले लो, बच्चों से मदद ले लो, कोई बात नहीं। और ऐसा कह के देखो, शायद आपको लग रहा होगा कि दीदी मेरे पक्ष में कुछ ऐसा तो बोला नहीं जो मुझे सुनने में अच्छा लगे, लेकिन मैंने जो बातें बोली है ना वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी ही हैं, इसीलिए बोली है। जहां मुझे लग रहा है अभी बैक टू बैक दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जहां पूछने वाले कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो मेरा काम है कि अगर मेरा कोई व्यूअर है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रही हूँ कि सबसे पहले उनके लिए क्या अच्छा है। तो कई बार आपके लिए जो अच्छा होता है ना वो आपको सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन बेस्ट यही रहेगा जो मैं बता रही हूँ। आपको ना दिली सुकून मिलेगा उसके बाद, वरना परेशान होना स्टार्ट हो चुका आपका और बढ़ेगा फिर ये। नेक्स्ट, किसी ने थायराइड के लिए रेमेडी भेजी है। थायराइड के लिए रात को सूखा धनिया भिगोकर सुबह उसे उबालकर छान कर पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। ये मैंने भी सुनी है पहले भी। हेलो नमस्ते मैम, मैं 33 साल की हूँ, शादी को 12 साल हो गए, मैंने एमए तक पढ़ाई की है, अब मैंने एमए बीएड अब मैं बीएड करना चाहती हूँ, मुझे बीएड कर लेना चाहिए, जॉब के कितने चांसेस रहते हैं, कृपया मुझे अपनी राय दीजिए, थैंक यू। देखो, एमए के बाद या बीए के बाद आपको बीएड करना ही पड़ेगा अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हो तो। किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब आप प्राइमरी में जाओगे, प्राइमरी में तो डीएलएड वगैरह ही मांग रहे हैं, बीएड वो भी नहीं मांग रहे। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे प्राइमरी सेक्शन में भी या उससे ऊपर में भी बीएड चाहिए ही होगा। तो अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड कर लो, उसके बाद ढेरों ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। सुनीता मैडम जी नमस्ते, हम दोनों टीचर हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे मेरी मर्जी के अनुसार स्कूल में पढ़ाने नहीं देते। पढ़ते हैं नहीं होगा या पढ़ाते हैं होगा, फिर हमेशा टोकते रहते हैं, ये मत करो वह मत करो, हमेशा इसी बात पर लड़ाई होती रहती है, घर का वातावरण खराब होता है। अगर मतलब वही है ना, अब आप ट्रांसफर करवाओगी तो भी पेंच लगेंगे। लेकिन अगर वो टोक रहे हैं, आप एक बार उनकी कहना सुन के फिर आपने करके देखा, अगर तो उससे आपका फायदा हुआ तो इसका मतलब उन्हें आपसे ज्यादा थोड़ा पता है और वो टोक रहे हैं, तो यानी कि आपके बेनिफिट के लिए टोक रहे हैं। तो वो जिस जिस बात को टोकते जा रहे हैं उसको आत्मसात करती जाओ, सीखती जाओ, धीरे धीरे। कहते हैं ना कि हमारे अंदर सारी कमियां निकाल दी, निकालने वालों ने, अब बस अच्छा ही बची है, शायद आप वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उनकी बात सुन के कुछ करा और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप उसे एज एन एग्जाम्पल उनके सामने बता सकती हैं कि देखो आपने मुझे इस चीज के लिए टोका था, मैंने छोड़ दी, लेकिन ये हो गया। कुल मिला के आपको ये जांचने की जरूरत है कि अगर वो टोक रहे हैं और अगर आप उसके अलग काम कर रही हैं, दोनों में से सोच सही कौन रहा है, और वो कौन बताएगा आप उस काम का रिजल्ट। तो उनका कहना सुन के भी देख लो और एक बार अपने मन से करके भी देख लो, फिर दोनों का रिजल्ट जैसा आए उन्हें बताना, बजाय लड़ने के। सिंपल बताओ कि आपकी बात मान के ये हुआ था और मैंने अपने दिमाग से करा तो ये हुआ। और पॉसिबल हो तो स्कूल चेंज कराओगे, कोई बहाना बना के या कुछ भी, लेकिन होएगा नहीं पॉसिबल, सोच समझ के ही करा होगा एक जगह। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आर्मी कैंट में रहती हूँ, यहाँ पे सब लेडीज साथ बैठती हैं, बहुत फ्रेंडली रहती हैं, बट मैं नहीं रह पाती सबके साथ। मैं प्रिपरेशन करती हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की, तो पीछे सब एटीट्यूड रखती हैं कि ऐसे बोलती हैं। पूछना ये है कि सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, थैंक्स इन एडवांस।
देखो, जब कोई अपने काम से काम रखता है, जितनी जरूरत हो उतना शामिल होता है, फालतू वेले टाइम नहीं बिताता किसी के साथ, तो उसके ऊपर एक एटीट्यूड का दिखाने का, एरोगेंट होने का ठप्पा लगता है। तो जो ये कर रहा है कि भाई मैं उतनी ही मतलब रखूंगा जितना बहुत जरूरी है, मैं खाली टाइम केवल बातें करने के लिए नहीं बैठूंगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए उस इंसान को कि उसके ऊपर ये टैग लगेगा। तो आपके ऊपर टैग लग रहा है, लगने दो। लेकिन जब किसी के यहाँ पे कोई निमंत्रण आए, कोई फंक्शन हो, कोई सुख दुख का जो भी काम हो, जब एक्चुअली आपका वहां पर होना जरूरी है, तब आप बिल्कुल पीछे ना हटे। बिजी होने का मतलब ये नहीं होता कि हम ना किसी के सुख में जा रहे हैं ना दुख में जा रहे हैं। जो मैं फॉलो कर रही हूँ इतने साल से, इतना बिजी रूटीन है। मैं अक्सर बताती भी हूँ कि मेरा बराबर महीने यहाँ है, लेकिन हम ओकेजन्स पे मिलते हैं, उसके यहाँ मेरे यहाँ। ऐसे कभी सोचें चलो बैठ के बातें करते हैं, चाय पियेंगे, ऐसे कभी भी नहीं हो पाता। कई बार जब कोई ओकेजन नहीं आता ना, 2-2 महीने बीच में निकल जाते हैं कि किसी का बर्थडे एनिवर्सरी भी नहीं पड़ा और कोई त्योहार भी नहीं पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सुनीता तो एरोगेंट है। शुरू में एक आध बार लगा भी लोगों को। जहाँ मेरी जॉइंट फैमिली थी, वहां पर मेरी इमेज यही बनी हुई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को नहीं पसंद था ना, वो खुद बैठती थी ऐसे आस पड़ोस में, वो अपना खाना बनाना, घर गृहस्थी संभालना, उसके बाद आराम करना, उनका रिचुअल ये था। तो सोई उन्होंने, जब मैंने एक आध से बात करनी शुरू भी करी, तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो नहीं जाती हूँ, और ना मुझे अच्छा लगता, क्योंकि जितने लोगों से बात करो ना, लड़ाइयाँ उतनी बढ़ती हैं, इधर की बात उधर होती रहती है फालतू में। तो मैंने एज आदर्श बहू उनकी बात मान ली कि ठीक है, जब मेरी सास की पूरी जिंदगी ऐसी निकल गई और एक ट्रेडिशन है परिवार का, तो मैं भी नहीं करूंगी। फिर मेरा इनफर्टिलिटी का टाइम हो गया, तो एक ऐसा टाइम हो गया कि मैं घर में ही किसी से बात नहीं करना चाह रही, तो मैं बाहर क्या करूंगी। तो इतने साल मैं वहां रही हूँ, मुझे गली के लोगों से हाय हेलो भी मेरी नहीं हो पाई, है ना। एक परिवार गिनती का, क्योंकि वो भाभी थी इतनी अच्छी, और उनके साथ मेरे बच्चों का जब बॉन्ड हो गया, तब मेरी उनसे बातचीत हुई। इवन मैं वहां से आ गई हूँ, तो वहां पर उन भाभी से भी सब लोग ये कहते थे कि ये तुमसे बात कैसे कर लेती है, तो बहुत एटीट्यूड वाली है, ये तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत एरोगेंट है। तो भाभी सबको कहती थी कि वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो बात नहीं करती ज्यादा, लेकिन आप बात करोगे तो वो बहुत अच्छे से बात करेगी। तो बात ये थी। तो ये ठप्पा लगता ही लगता है अगर आप अपना बातचीत का दायरा थोड़ा कम रखते हो। लेकिन अब जब मैंने यहाँ मैं आई हूँ, अब मैं यहाँ गृह स्वामिनी हूँ, तो यहाँ चेंज हो गया कि यहाँ पे भाई मुझे करना ही पड़ेगा। कोई कहेगा तो मेरे, कोई कहेगा, मेरी सास को नहीं कहेगा कि भाई इनके घर जाना आना है या नहीं है। कोई निमंत्रण आएगा तो मेरे बलबूते पे ही आएगा। अगर मैं यहाँ ऐसे मुंह बिल्कुल सिल के रहूंगी, किसी से कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं फिर। ये वाली बात है ना। तो आपकी परिवार कहीं ना कहीं बॉयकॉट हो जाएगा सोसाइटी से। तो यहाँ पर क्या है कि सारे टर्म्स निभा के चलने हैं। तो सिंपल वही है जो मैंने आपको बता दिया कि वैसे खाली टाइम में आपके बात बात करने का, बैठने का टाइम नहीं है, इट्स ओके, या इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके। लेकिन कहीं से भी कोई निमंत्रण आता है, छोटे बड़े जैसे भी काम का, अब मेरे ऑफिस के बाद अगर है, तो जितना भी टाइम ये है कि मैं दे सकती हूँ, मैं वहाँ जरूर दूंगी। अगर मैं स्कूल में हूँ उस टाइम पे, तो मैं कह देती हूँ कि आंटी मैं उस टाइम पे तो स्कूल में आऊंगी, उसी दिन जिस दिन आती है वहां से कि भाई आना है आपको, ठीक है। लेकिन सभी पूछते भी हैं और अपने यथाशक्ति जाया भी जाता है। तो उस टाइम जब जा रहे हो आप, तब आप बिल्कुल सबसे अच्छे से मिलो, खूब बातें करो, जैसा आपने मुझे देखा है। तो क्या है कि आपने मान लीजिए महीने में 1 घंटा भी दिया आपने अपने सोशल सर्कल में, लेकिन ऐसा दिया कि उस टाइम पे आप जानते हो उस चीज की, तो फिर लोगों को आपके बारे में गलतफहमी नहीं होती कि ये एटीट्यूड है या कुछ और है। उनको समझ में आता है कि इट्स सिंपल, बिजी है वो, बस। तो फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको समझते भी। नेक्स्ट, हेलो मैडम, मेरे को अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं है, वह यूट्यूब से पढ़ाई कर देती है, बस उसको मुझे मैथ्स करानी पड़ती है, मैथ्स की थोड़ी उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो मेरा बेटा है 5th क्लास में, वह यूट्यूब से कर नहीं पा रहा, उसको कैसे कंसंट्रेट करूं, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाऊं। छोटा बेटा है यूकेजी में, उसका रिवर्स हो रहा है, वह भी पढ़ेगी तो बहुत, दोनों को लेकर स्ट्रेस हो रहा है। बस यह है 5th क्लास में जो बच्चा है ना, वह एसएसटी साइंस या जो 2 सब्जेक्ट टफ होते हैं उनकी वीडियो यूट्यूब से क्या समझे। कशिश का कॉन्सेंट्रेट पढ़ो, क्या प्लीज गाइड कीजिए। एंड में आपने गड़बड़ कर दी, कुछ समझ नहीं आया।
लेकिन जो इतना समझ में आ गया वो मैं बताती हूँ उस हिसाब से कि आपका 5th क्लास का जो बच्चा है वो यूट्यूब से नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। उसका तरीका होता है अगर आप कर पाए तो। अब लेकिन आपकी एक लड़की बड़ी है, फिर वो यूकेजी वाला है, यानी आपके बच्चे हैं 3, तो एक्चुअली ये है कि 2 होते, एक होता तो टाइम आप ज्यादा दे पाती। अगर वो नहीं कर पा रहा, आप यूट्यूब पे सेशन खुद देख लो, और अगर कर सको इतना, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप उसको खुद एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि अगर हम फोन में नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, लेकिन अगर कोई सामने बैठ के हमें बताएगा तो शायद हम कर लेंगे, है ना। फिर अगर आपको लगे कि अब एंड में ये कर दो कि अगर तुझे ये वाला पॉइंट मेरा वाला समझ में नहीं आया, देख क्लास में ये बता रहे हैं, या फिर जब वो क्लास करता है तब आप साथ बैठ जाओ, जब वहां पे एक पॉइंट डिस्कस हो जाए ना, उसके बाद उसे आप अपनी भाषा में थोड़ा सा बोल लो, डिस्कस कर लो, पूछ लो। एक चैप्टर पूरा एक दिन में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ एक पॉइंट कर लो अगर कंसंट्रेशन का टाइम स्पैम कम है। लेकिन ये है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना होना, जीरो पे आ जाना उससे आसान और अच्छी चीज होती है कि चाहे 0.01% कर लो। तो पूरा पाठ मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, 54 मिनट की क्लास है, लगभग इतनी होती है। तो आपने अगर 10 मिनट की क्लास भी अपने बच्चे को करवा ली, उसे डिस्कस कर लिया, तो सोचो थोड़े थोड़े टाइम में वो खत्म हो ही जाएगा। और जब 10 मिनट बच्चा सुन लेगा, कुछ कर लेगा, धीरे धीरे जब रोज पढ़ेगा ना, उसका वो बढ़ जाएगा अपने आप ही ड्यूरेशन। तो कुल मिला के अगर खाली फोन में उसका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा, आप उसके साथ थोड़ा डिस्कस कर लें उस चीज को। और अगर आपको मैं कहूँ आपकी क्वालिफिकेशन नहीं भी है उतनी, आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, जब वो 7th के बच्चे को समझ में आ सकता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप बैठोगे, ठीक है। खुद समझ लो पूरे अच्छे से मन लगा के, उसके बाद ऐसे डिस्कस करो जैसे आपको उसके बारे में सब पता है। या नहीं भी पता है, आप ये कहो कि इसने ये कैसे बताया, तू जरा बता मेरे को, ये एक्सप्लेन कर पाएगा कि किसने कैसे पॉइंट बताया। फिर देखो उसका जोश कैसे बताता है वो। और जब वो दूसरे को समझाने बैठेगा ना, समझ लो उसके दिमाग में तो खुद ही सेट हो गया। तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। इफ यू आर दैट लेवल के आप एक्सप्लेन कर सको, इफ यू आर नॉट दैट लेवल के आप एक्सप्लेन कर सको, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ सही आपके लिए। नेक्स्ट 8 इयर्स में मेरे साथ बहुत गलत किया है। इन लॉज ने बोल दिया कि मारती भी नहीं, मरती भी नहीं है, ये बहुत फाइट करवाई मेरे हबी से, फिर भी मैं उनको पोलाइटली बिहेव किया। मैं एमबीए कंप्लीट हूँ, शादी के पहले जॉब भी करती थी, मेरा बेटा भी है 8 साल का। इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया मेरे, और जॉब देवरानी को भगा दिया मेरा। और जब देवरानी को भगा दिया तो मुझसे बात करके वापस आना चाहती हैं। मैं नॉर्मली हमेशा मिलती रही जब भी देवर के घर थी, और सास ने कॉल पे सब बताया, बेटा तुमने कभी मुझे गलत नहीं बोला, देवरानी ने बहुत कुछ गलत बोला। सास बोला सास को मुझे अब क्या करना चाहिए उनके लिए। अब वो गांव चली गई और ट्रीटमेंट के लिए मेरे यहाँ आने लगी हैं। देखो, 2 पॉइंट है इसमें कि हो सकता है देवरानी के बुरे बर्ताव के कारण अब उन्हें आपकी अच्छाई समझ में आने लगी हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, हो ये रहा है कि भैया वहां पे तो जवाब और लताड़े मिल रही हैं, बड़ी वाली सही है, जवाब भी नहीं देती, यहाँ चल लो। असली तो जो 99% जो है वो ये गेम है। 1% हो सकता है कि सच में दिल बदल गया, है ना। बुढ़ापे में आके कई बार सब बुद्धि आ भी जाती है। लेकिन दोनों ही सूरतों में यह है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, आप इसमें बात करो अपने पति से, उन्होंने पिछला भी देखा, इस टाइम भी देख रहे हैं, जो आराम से सुकून का टाइम चल रहा है। दोबारा आने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकती हो। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर डिसाइड करो कि बुलाना है, रखना है, बीच कुछ में आ रही है, वैसे क्या करना है, ठीक है। अब लेकिन ये मैं बता दूं कि जो पहले स्थिति थी अब वो नहीं रहेगी आपकी, तो आप ज्यादा स्ट्रेस ना लो। क्योंकि पहले एक ऑप्शन था उनके पास, और वो उसको जैसे भी चाहे यूज कर रही थी। अभी उन्होंने दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लिया और अब वो वापस पहले पे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बल खुलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उतनी ही ऐंठ रहेगी, और अगर उतनी ऐंठ रहती है देन यू आर फ्री टू कि भाई मैंने नहीं बुलाया था, आप खुद आए हो। तो इतना वो मत लो कि अब क्या होगा कैसे होगा। अगर आपका शरीर अलाउड करता है,
आपका बजट अलाउ करता है, और अगर वो रहने आती हैं, आपको करने का मौका मिलता है, तो मैं तो यही कहूँगी अगर ऐसा मौका है तो कर दो। ये जो भी इस तरीके के चांस मिलते हैं ना अपने सास ससुर का या माँ बाप का, अगर हमें करने का टाइम आता है, मैं आपको बता दूं कि ये दैव योग से होते हैं। भले आज मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि मेरे अपने माता पिता की सेवा मेरे हिस्से में आई अंतकाल में, जो मेरे ददिया सास ससुर थे उनकी सेवा मेरे हिस्से में आई अंत समय में। लेकिन ये ना सेवा भी आपको किस्मत से ही मिलती है, क्योंकि जब किसी की तबीयत खराब या किसी में आप कर देते हो ना, भले वो सब वो ना दिखाए समझदारी, वो आपको दुआएं दे दे नहीं दे दे वो एक और चीज है। मुझे तो उस टाइम पे दुआएं मिली, लेकिन साथ में जब वो ज्यादा बीमार थे थोड़ी गालियां भी मिली, क्योंकि उनका दिमाग ही ठिकाने पे नहीं था, या मैं उस हिसाब से उनके लिए नहीं कर पा रही थी जैसे वो चाहते थे। मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन उनके लिए वो काफी नहीं है, ये भी हुआ। लेकिन एंड में जाने से पहले, बैकुंठ अपना क्या ना मुक्ति से पहले, इतनी भर भर के मुझे दुआएं दे के गए हैं ना चारों लोग, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी बाबा जो यहाँ ससुर से थे, मतलब मेरे डैडी के अम्मा बाबा। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है इसमें मैंने कोई तीर मारा, ये आपकी कहना वो है। अगर आपके हिस्से में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मौका आता है तो ये दैवीय हो गया, अगर आता है तो चूकना मत। मैं अब भी यही कहूँगी, ठीक है? तो देख लो, पहले अपने अपने आपस में दोनों पति पत्नी मिलके बात कर लो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरा बेटा 26 साल का है, वो दूसरी जाति की लड़की से प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता है। ये बात अपने पापा से बोला तो वो मना होगा, मना कर दिए ये बोल कर कि मुझे गांव में रहना है, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। घर पर भी सबसे बोली, मैं तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए? सॉरी मैसेज लंबा हो गया, कहाँ लंबा हो गया, इससे पहले देखो कितने लंबे लंबे मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है इतना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न पहले आ चुका है, और मैंने इसी कमरे में बैठ के शूट किया था, तो कुछ महीने पहले आया है ना। तो मैंने आपको ये कहा था उस टाइम भी, और अब भी मैं यही कहूंगी कि जब भी ऐसा प्रेम प्रसंग वाला वो आए ना, आपको ये जांचने की जरूरत है कि आपका बच्चा कितना सीरियस है ना। उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे। कई बार बच्चा सीरियस नहीं होता, गलत डिसीजन ले जाता है, उसको नहीं अंदाजा होता कि वो जिससे कर रहा है उसे एक्चुअल में उससे प्यार करता है, बस उसे एक जिद सी लगी और उसने जिद पकड़ ली, ये होता है। ऐसी कंडीशन में तो बच्चे को समझाया जाता है कि भाई हम नहीं कर रहे, तुझे जो करना कर। लेकिन कई बार इंटेंसिटी प्यार मोहब्बत की इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप बच्चे की मर्जी नहीं सुनेंगे, तो फिर जो ये सोनम रघुवंशी का कांड है ना, ऐसे अनेक भरे पड़े हैं। या अभी जो रिसेंटली हुआ वो अरबपति जो लड़का मार दिया, ये मैं मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़के भी इसी तरीके के। ये तो हुआ दोनों के पीछे यही था कि आपका बच्चा कहीं और इंटरेस्टेड है, लेकिन आपने अपनी शादी जो है उस बच्चे की कर दी अपने हिसाब से, तो उसके कितने भयानक परिणाम आते हैं। ठीक है, तो अपने बेटे की ना थोड़ी इंटेंसिटी देख लो कि क्या है। अगर तो लगता है कि भाई लड़का सीरियस है, और सीरियस है या नहीं है उसका सिंपल तरीका होता है, अपने बेटे से बात करो। अगर आपको लगता है वो सीरियस है, उसे भी यही सलाह दो कि बेटा अगर तू सीरियस है, देख बाप की बात भी रख ले, छीना झपटी से जोर जबरदस्ती से ना तू मानेगा ना तेरे पिताजी मानेंगे। लेकिन अपनी बात प्रूव करने का बच्चों के पास सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ठीक है हम आपका मान सम्मान रख रहे हैं, लेकिन अगर उससे नहीं होगी शादी तो हम किसी से नहीं करेंगे। अगर बच्चा ये बात बोल दे और वो उस पर टिक जाए, 2-4 साल निकलने दे, दोनों तरफ का एसिड टेस्ट हो जाएगा। एक तरफ तो जो दूसरा पक्ष है, लड़का या लड़की जो भी है, वो भी उतने साल रुक रहा है या नहीं रुक रहा वो पता चल जाएगी, है ना। अगर उसने फैमिली प्रेशर में आके शादी कर ली तो मुद्दा खत्म, यानी कि भाई वहां प्यार उतना नहीं था जितना इधर है। और दूसरी चीज, अगर दोनों रुके हुए हैं, फैमिली घुटनों पे आएगी ही आएगी कि भाई बच्चे की खुशी से बढ़ के क्या है। और रही बात समाज की, अगर आप अपने पति को समझाने जाएं तो सीधे बोलें कि जिस समाज में इतना ज्यादा आप सोच रहे हो ना, गांव में देखो है ये चीज बहुत ज्यादा,
लेकिन गांव में भी मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर जो आपके घर में बहू आ रही है वो आपके परिवार के रीति रिवाज के साथ रच बस के रहने लगे, पहली चीज। और दूसरी, अगर आप मजबूत स्तंभ की तरह अपने बच्चों के लिए खड़े हैं ना कि भाई हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया अगर गैर बिरादरी की लड़की आई है लेकिन वो रह तो सही रही है, हमारी बिरादरी की आती वो भी यही करती, ठीक है। तो ये चीज आप अपने बेटे के शर्त के तौर पे भी रख सकते हो कि बेटा देख हो जाएगी, पापा को मैं मनाऊंगी भी तो ये उसको तय करना पड़ेगा कि जैसे मैं रहती आई हूँ ऐसे ही कायदे कानून से रहेगी, हमारे घर की रिवाज निभाएगी। एटलीस्ट कम से कम शुरुआती कुछ सालों में जब तक गांव वालों का मुंह ना बंद हो जाए, ताकि गांव में जो प्रॉब्लम आ रही है आपके पति के साथ जो है उनका भी इशू बेसिर पैर का नहीं है। शहरों में इतनी चीज नहीं है लेकिन गांव में ये चीज अभी भी बहुत ज्यादा है, जाति वाली। तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। तो आप दोनों जगह ना बड़े दिमाग से चेक करो बजाय इमोशनल हो के किसी एक की साइड लुढ़कने के। दोनों ही अपनी जगह सही है, चेक करो उसकी इंटेंसिटी, इनकी जेन्युइनिटी। और दूसरी बात कि उसे कहो कि ठीक है रुका रहे फिर तो 2-4 साल इतना सब्र कर ले, और सारी जिंदगी का साथ रहना ही है तो दोनों चीजें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट, मैम मैं गांव से हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं 6 साल और 3 साल के, मेरी एक जॉब है, 13,000 सैलरी, और मैं टीचर की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना आने अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, पर गांव में अच्छे स्कूल नहीं है और ना ही मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं। गांव के माहौल तो आपको पता ही है, बस भैंसों का गोबर उठाओ पूरा दिन। प्रॉब्लम यह है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ चलना नहीं चाहते और मैं अकेले जाती हूँ तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं होता मेरे से। तो मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, आपसे वहां अकेले कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए आपके हस्बैंड उनको पता है मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर आपको अपनी शर्तों पे जीवन जीना है, अपने बच्चों के लिए अपने लिए नया लाइफस्टाइल चुनना है तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप रह लोगी अकेले, कर लोगी सारी परेशानी दूर, तो फिर आपके हस्बैंड भी आपके साथ आ जाएंगे। अदरवाइज जब तक आप तरीका नहीं बदल रहे तब तक आपका रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, मैम मुझे ऑनलाइन जॉब की बहुत नीड है, अगर कोई करता हो तो प्लीज सजेस्ट करने के लिए बोल दीजिए, मैम आपसे बहुत उम्मीद है। देखो जी, या तो इनके कमेंट पे जाके पढ़ लेना, 62 कमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्रॉल करके इनके कमेंट पे जाके रिप्लाई कर देना, या फिर अब जो ये एपिसोड है इसमें कोई कमेंट में बताना चाहे बता देना। बस कोशिश ये करना कि जेन्युइन हो, कोई फ्रॉड वाला लिंक विंक यहाँ नहीं बताना, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे थ्रू किसी का फायदे की बजाय नुकसान हो जाए। ऐसा काम बताना जो एक्चुअली कोई कर रहा हो या सच में करने के बाद 4 पैसे किसी के हाथ आए। किसी जरूरतमंद का पागल बनाने वाला यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी 4 साल की बेटी है, बहुत हाइपर एक्टिव है, बात नहीं मानती है, मैं बहुत प्यार से मारकर यहाँ तक कि डरा कर कि रूम में बंद कर दूंगी, ऐसे भी उसको समझाती हूँ पर वो मानती नहीं, बहुत शरारत करती है। खाना का भी मूड हो तो मानती है कहना, नहीं तो नहीं मानती। किसी के पास कोई सजेशन हो तो बताओ, हाउ टू हैंडल 4 ईयर को ओल्ड, काइंडली हेल्प मी। देखो 4 साल का बच्चा है, एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, ठीक। अब आपने सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं मान रही, तो हाइपर एक्टिव होके वो क्या करती है, देखो अगर सामान तोड़ती है, कुछ है, आपका अब काम है कि आप उसे नहीं रोक सकते तो आप चारों तरफ की परिस्थितियां बदलनी शुरू कर दो। जिन सामानों से उसे चोट लग सकती है या जो कीमती सामान है गिर के टूट सकते हैं, कुछ है, उनकी पहुंच से दूर करना शुरू करो। दूसरा, उसे हो जितना हो सके, जितना मैं कह रही हूँ सबसे पहली प्रायोरिटी यही है, उसको अपनी आंखों के सामने ही रखने की कोशिश करो, इन्वॉल्व रखने की कोशिश करो किसी न किसी चीज। फोन पे सर्च कर लो एक्टिविटीज फॉर 4 ईयर ओल्ड, आपको मिल जाएंगी। जब उसके अंदर हाइपर एक्टिव बच्चे का ना सिंपल सा हिसाब है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है, उसकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को आपको सिविल कहना यूज करना है और दिशा देनी है, नहीं तो वो ऐसे ही इधर उधर उसको यूज करता रहेगा। तो आपको उसके लिए ज्यादा एक्टिविटीज कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी जिसमें वो इन्वॉल्व रहे। और अगर आप नहीं कर पाते तो वो या तो उछल कूद करके करेगी अपनी एनर्जी को खर्च, या फिर वो फिर अगर फोन वगैरह में इसमें किसी भी चीज में डूब गई
तो वो जब अभी आपका कहना नहीं सुन रही तो वो आगे भी नहीं सुनेगी। कुल मिला के जिसमें वो इन्वॉल्व हो सके, ऐसी चीजें जिसमें ना उसका नुकसान हो और ना आपके घर की किसी चीज का, वो आपको दिमाग लगा के कुछ ऐसी एक्टिविटीज ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, बिजी रहेगी तो उसकी एनर्जी को एक वो मिलता रहेगा। जैसा बाढ़ आ रही है, अगर आप उसको निकलने का रास्ता दे दो तो वो बाढ़ नहीं बनेगी, वो एक रास्ते से निकलती चली जाएगी। फ्लो तेज होगा लेकिन निकल जाएगी, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का तो फिर वो कहीं भी जाएगी। तो ये होता है हाइपर एक्टिव बच्चे का सिंपल। उसको करने के लिए काम चाहिए होते हैं ढेर सारे, और ऐसे जिनमें उसे मजा भी है। तो आपको सिर्फ एक्टिविटीज सर्च करनी है गूगल पे या यूट्यूब पे, एंड वो अपनी बेटी के साथ करने के लिए व्यवस्था बनानी है। इन्वॉल्व हो जाएगी चीजों में, अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप, एक चीज होती है ना, आपने सब कुछ कर लिया तो वो ऑप्शन अब बचे नहीं कि डिसिप्लिन में रखो या कुछ और है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई इसको लगा के रखो किसी ना किसी चीज में, जब इसका दिमाग बिजी रहेगा बस, तो उसी एनर्जी में वो सदुपयोग भी कर लेगी। कोई ऐसा क्रिएटिव काम जो उसे मजा आ गया, सोचो जब उसके ज्यादा एनर्जी है तो वो उसमें ज्यादा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट, जिन बहनों का बड़ा कमेंट आए तो उनका नाम पढ़ दिया करो ताकि वो बहनों को पता लग जाए। देखो, नाम मैं इसीलिए नहीं पढ़ती किसी का भी, क्योंकि उनके परिवार वाले देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आईडी दूसरे नाम से बना भी रखी हो लेकिन उनके घर वालों को पता है, या कुछ भी है। यहाँ पर आईडी किसी की भी मैं डिस्क्लोज ना करूं, किसी का नाम लेके उसको, इसीलिए मैं नहीं बोलती। कोई कह देता है मेरा नाम जरूर बोलना तो मैं एक आध का बोल देती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती। नेक्स्ट, थैंक्स दीदी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट अगर पति ऐसा है जो यूं तो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं और बोलते हैं, जब पास आना होता है तो मुझे याद नहीं होता, ऐसे इमोशनल होते हैं दीदी, और फिर वापस से अपनी वाली पे आते हैं। बहुत परेशान होती हूँ, बार बार मुझे बोलते हैं कमा रहा, जबकि मेरी सैलरी उनसे ज्यादा है। बार बार बोलते हैं मैं कमाता हूँ, मेरा जायदाद है, जबकि जमीन भी ज्यादा नहीं है। 4 बीघा खेती है जो बहुत कम है हमारे यहाँ। हमारी समाज में सबके ज्यादा जमीन है, क्या करूँ दी। उनको उनके माँ बाप ने स्पॉइल कर दिया भैया। उनको लग रहा है कि आदमी होना ही एक सबसे बड़ी सुपर पावर और क्वालिटी है उनकी, वो जो करेंगे वो बहुत अच्छा है। तो जब वो कहते हैं कमाता हूँ, आप भी कह दो वो तो मैं भी करती हूँ। और आदमी औरत वाली अगर उनके दिमाग में वो चीज है ना, एक वो सारा भाई नाटक आता था, उसमें सबसे बेस्ट डायलॉग लगते थे माया सारा भाई के, जो उसकी सास थी, हाई प्रोफाइल रहती थी। उसका पति किसी काम को कहता था ना कि अरे मैं तो आदमी हूं ना, तो कहती थी सॉरी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो वो मुझे इतना बढ़िया लगा था डायलॉग कि जब भी कोई आदमी होने के नाते किसी काम को मना करे ना, तो सिंपल कि सॉरी डियर मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये ना बस उनका वो है तरीका, उनकी बचपन की, मतलब पाले ही उन्हें ऐसे गया हुआ कि आदमी सुपीरियर होते हैं, तो वही चीज वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उन्हें धीरे धीरे जमीन पर लाएंगे, आ जाएंगे। नेक्स्ट, हम तो हर वीडियो में सवाल नहीं पूछते, तारीफ करने में भी लगता है कि कहीं दी को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लोगों के क्वेश्चन ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि तारीफ मतलब गागर में सागर भरने जैसा। यू आर द बेस्ट। एक दो लोग अलग अगर आंसर मिस करते हैं तो उनके कारण बाकियों का भला करना मत बंद करना। आप ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी। नेक्स्ट, मैम मेरी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना खत्म होकर तीसरा महीना लग चुका है। पहले ही थोड़ा स्लो थी, काम में 4 लोग और एक बच्चा है मेरा। अब दिक्कत हो रही है, प्रेगनेंसी के कारण काम करने का मन ही नहीं होता। खाना तो बन जाता है जैसे तैसे, लेकिन बाकी के काम नहीं हो पाते। जल्दी से शाम हो जाती है, कभी कभी रात भी हो जाती है। क्या करूं? थोड़ा सा शेड्यूल बताओ ताकि रुक रुक के थोड़ा टाइम काम कर सकूं। और हाउस हेल्प नहीं रख सकती मैं अभी, और हस्बैंड और बेटी 9 से 10 के बीच निकल जाते हैं ऑफिस स्कूल, और ना ही सास है ना घर में कोई दूसरी फीमेल है। देखो, 9 से 10 के बीच में निकल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप जॉब नहीं करते हो तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको सुबह से लेकर रात तक में अपनी गृहस्थी संभालनी है, ठीक है। तो आपके पास काफी सारे घंटे हैं जिनमें आप तबीयत खराब में भी
आप नियम से करो कि भाई मैं 1 घंटा काम कर लूंगी, वो भी नहीं हो आप आधा घंटे के स्लॉट में काम करो। आधा घंटे काम कर लूंगी, फिर मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा रेस्ट करूंगी। करके देखो, अगर ऐसे भी करोगे ना तो भी सारे दिन में आपके काम पूरे हो जाएंगे। रही बात यह कि शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो नियम बना लो कि शाम का जो है 5 बजे से आप अपनी डिनर की चॉपिंग वगैरह शुरू कर दो। तो रेस्ट ले लेके धीरे धीरे भी करोगे तो भी आपका आराम से 7 बजे तक खाना बन बना के छुट्टी। फिर आराम से खाना खा लो, ब्रेक ले लो, फिर रात की सफाई कर लो। बजाय एकदम करने के या फिर पहले आराम ही कर लूं फिर करूं, नहीं। थोड़ा काम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, ऐसे करती रहो तो बॉडी भी एक्टिव रहेगी और जोर भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूं। मेरी एज 35 है, 18 साल में शादी हो गई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल 8 महीने के। मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, पर हस्बैंड से पूछा कि पढ़ाई शुरू करने का मन करता है, पर डर लगता है कि वो नहीं मानेंगे, और मैं चुपचाप घर पढ़ाई करती हूँ तो लगता है कि मैं घर का बच्चों का सब करके टाइम चुरा कर पढ़ाई करती हूँ तो गलत लगता है। इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्या फायदा अगर नहीं पढ़ाई करती हूँ। 4 दिन तो लगता है कि सारी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। कोई मुझे नहीं समझ रहा है, ना समझेगा, बहुत उलझन में हूँ। कुछ करना चाहती हूँ पर करूँ कि नहीं समझ नहीं आ रहा। एक बार बोला भी हस्बैंड को से बच्चे को बड़ा होने दीजिए, हम भी कुछ करेंगे, तो बोले कि तुमसे नहीं होगा। कभी कभी लगता है कि वो सही है, पर दिल बोलता है आज तक हर चीज दूसरे की बात मानी है, एक बार अपने लिए कोशिश करूं। मम्मी 6 मंथ में ही चली गई, पापा ने कभी अपना माना नहीं, हस्बैंड ने कभी वो प्यार दिया नहीं। शायद मैं मेरे हस्बैंड से वो प्यार खोज रही थी, वो मम्मी या पापा से मिलना चाहिए था। आई लव यू दी, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए आप और आपका परिवार। घर के बाकी लोग से बोली तो वो बोलते हैं आज एक कुछ नहीं को, अब क्या अपना दिमाग लगा रही हो, 15 साल के बाद भगवान जी बच्चा दिया है उस पर ध्यान दो। पर क्या करूं दी, उसके पहले तो मेरा सारा ध्यान डॉक्टर पूजा पर, लोगों के तानों को सुनने में था। मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था, हेल्प मी दी। आपकी एज है अभी 35, बहुत सारी जॉब की तो आपकी एज निकल चुकी, सरकारी वालों की तो। प्राइवेट में ऑप्शन आपके लिए खुले हो सकते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो कि एक तो 15 साल के बाद जो बच्चा हुआ है, आप उसके टाइम में कोताही नहीं करना चाह रही, है ना। और दूसरा, छूट चुकी है पढ़ाई, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वेस्ट हो गई जिंदगी। अब इन दोनों के बीच में आप त्रिशंकु बन के फंस गई हैं। तो अगर मैं अपना वो करूं, जो पिछले महीने में पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि अपना टैलेंट पता करने का, अगर कोई चीज ऐसी है ना जो आपकी नॉर्मल चलने वाली लाइफ में भी रात दिन आपको कचोट रही है, इसका मतलब आपकी नियति है वहां जाना, तभी वो कचोट रही है। अगर आप उसको पर्पसली बंद करेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारियों को भी सही से नहीं निभा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे खुद इनफर्टिलिटी के बाद हुए हैं, ठीक है। जॉब मैं उनसे पहले से कर रही थी, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जॉब का मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, इवन जब लंबी छुट्टियां पड़ती है ना तो मुझे समझ में नहीं आता अब क्या करूं। ठीक है, जॉब इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, उसको मैं कभी ये नहीं मानती कि हाँ इसकी वजह से मेरी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जैसी मैं चाहती थी, क्योंकि शुरू से मैंने अपनी लाइफ ही उसी तरीके से जी है। जब से 17-18 साल की हूँ मैं तब से जॉब कर ही रही हूँ, ठीक है। वहाँ चीज नहीं थी, अब जॉब चल रही है, घर अकेले संभाल रही हूँ ये वाला। जब मैं यहाँ आ गई उसके बाद मेरे बच्चे हैं, 2 हैं, तलाव पर के बिल्कुल एक से, और छोटे, हेल्पिंग हैंड नहीं है। अभी तो आपको दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड इतनी हेल्प करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं हेल्प करवाती थी, चाहिए ही नहीं थी किसी से। लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब क्यों शुरू किया, ये चीज सेम गिल्ट मेरे में भी आई कि भाई मैं बच्चों के टाइम में से टाइम चुरा के ये काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं वो ना करूं तो जो मेरे अंदर एक था कि मैं करना चाहती हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे अंदर से पता नहीं क्यों लगता था कि मैं कर सकती हूँ, तो अगर मैं नहीं करती, पहली बात मैं आपके सामने बैठ के बात नहीं कर रही हूँ, तो दूसरी चीज जो हमें लगता है ना कि हम कर सकते हैं और हम किसी चीज के पीछे उसको छोड़ देते हैं, तो ये 110% है कि जिस चीज के लिए हमने उसे छोड़ा, सपोज बच्चों के लिए, आप उन बच्चों के साथ उसके बाद जस्टिस नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आपके मन में एक टीस रहेगी कि इनकी पालने की वजह से मैंने ये नहीं किया। आप अपने बच्चों के साथ भी जस्टिस तभी कर पाओगे जब आप खुद पूरी तरह अपने साथ, आपको पता है कि आपको जो जो चाहिए था आपने कर लिया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी के लिए भी आप त्याग करोगे ना, आप एंड में उसको भी छोड़ दोगे, कहीं ना कहीं उसके साथ उतने अच्छे नहीं रह पाओगे। अब क्या है, मेरे को पता है इतने बिजी शेड्यूल में मेरे पास आधा घंटा 1 घंटा है बस, जो मैं अपने बच्चों के साथ फ्री बिता सकती हूँ। वो भी बहुत मुश्किल से पर्पजली मुझे प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं होएगा। तो जो वो टाइम होता है ना हमारा, वो क्वालिटी टाइम होता है। फोन एक साइड रख दिए जाते हैं, बातें होती हैं। शायद मैं खाली घर में रहती हूँ ना, जब मैं अभी भी जैसे छुट्टियां पड़ गई, तो मेरा वो ही अलग हो जाता है, दिमाग ही अलग तरीके का, मैं अपने में ही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बस जो लगा ठीक है कर दिया, सर्वाइवल मोड पे घर आ जाएगा। हमेशा यही होता है जब भी लंबी छुट्टियां पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली तो मेरे पास ज्यादा टाइम है, तो मुझे अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या कर देना चाहिए। लेकिन जो आप अगर आप खुद अपने आप को नहीं खोज पाते ना, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का आपके लिए मोटिव ये है, आपको जो पढ़ाई की या आगे कुछ करना है, ये वाली जो एक इच्छा मन में आ रही है ना, उसको दबाओ मत, गिल्ट में मत जाओ। बच्चे ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कुछ करोगी पढ़ोगी या कुछ जॉब करने लगोगी तो बच्चे पलेंगे नहीं, या आपसे प्यार नहीं करेंगे, या बच्चे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ऐसे पलेंगे। सब हो जाएगा अगर आप खुश रहोगी तो। लेकिन अपने आप को कुचल के सोचोगी बच्चों के लिए डिवोटेड रहूं, इनके ऊपर सब कुछ कर दूं, कर दोगी, लेकिन एक टाइम है कि अभी ऑप्शन है 35 में, आगे जाके वो ऑप्शन भी नहीं रहने का। फिर आप, अगर यही चैनल चल रहा होगा ना, तो आप किसी दिन फिर यहाँ पे आके यही कमेंट करोगे कि मैंने अपने जीवन के 20 साल और बिता दिए, अब मैं 50+ हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे बड़ा मलाल होता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। है ना। आपके पति, आपके बच्चे, आपका घर, ये सब चीजें आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपको भगवान ने दी। लेकिन खुद आपको जो दिया है आपके अंदर, आपको उसे भी निग्लेक्ट नहीं करना, उसको भी मान के चलो कि वो भी आपका बच्चा ही है। उसको आप अबंडन नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकती, जो आपके अंदर खूबियां हैं तो उसको निकालो, करो। टाइम मैनेज करना होगा, थोड़ी कम नींद मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन सब हो जाएगा। अल्टीमेटली आप खुश रहोगी बस। नेक्स्ट, हेलो दीदी, हाइपर एक्टिव गॉसिप लोगों से कैसे दूरी बनाएं? मेरे कोलीग टीचर गॉसिप बहुत करते हैं, अननेसेसरी बातों को बढ़ावा देते हैं, हवा बनाते हैं, बातों को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, बातों का मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। देखो, अगर वो बात हमारे बारे में है तो भी, किसी और के बारे में तो भी, मैंने एक जादुई चीज देखी कि अगर कोई किसी चीज पे चर्चा कर रहा हो ना और बहुत रस लेके कर रहा है, सब कुछ है एंड पता है ये वो हाइपर मतलब रिएक्शन दे रहा है, आपका एक छोटा सा जुमला आएगा तो क्या हो गया, एकदम ऐसा लगता है जैसे उबलते हुए दूध पे किसी ने पानी के छींटे डाल दिए। सडनली उनकी सिचुएशन में एकदम से वो आता है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे थे, वो आपने उनके मुंह पे कह दिया एक तरीके से बिना कहे। इट्स नॉर्मल, होता है ऐसे, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। सबसे बेस्ट इलाज होता है ऐसे लोगों का, सिंपल है। अगर कोई जना किसी की बुराई में लगा होता है ना, मेरे सामने कि बहुत देर से मैं देख रही हूँ वो बंदा लगा हुआ है बुराई में, ये कुछ भी है, और मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ, वहां पे बैठी हूँ, बातें मुझे सुन रही हैं वो कुल मिला के, और मेरे को लगता है कि अभी इसको खत्म करना है, तो मेरा सिंपल ही होता है, मतलब हैव यू रियलाइज्ड कि हम पिछले 1 घंटे से उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, एकदम से ड्रॉप हो जाती है वो कन्वर्सेशन में कि चलो कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपके ब्लॉग से कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मिल जाते हैं, पर अभी जो मेरा टाइम चल रहा है उसमें मैं बहुत उलझन में हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, जितना मुझसे करते बना इन 20 सालों में मैंने अपना 100% दिया, फिर भी पता नहीं क्यों लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। अब ऐसा लगता है टूट सी गई हूँ, सामने वाले की गलती होते हुए भी मानने को तैयार नहीं होता और मैं हर बार झुक जाती हूँ।
रिश्तों को बचाने के लिए मुझसे हर बात छुपाई जाती है, पूछने पर घुमा फिरा के जवाब मिलता है। समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे सुधारूं, जीवन कट रहा है बस बच्चों के लिए। जिन लोगों के लिए आप बिना गलती के झुकती आ रही हैं, अब झुकना बंद कर दो। एक दो बार जवाब दे दो। बदतमीजी नहीं करने को कह रही हूँ, लेकिन जो गलत है उसे गलत कह दो। अंदर से आपको अच्छा फील होगा। और रही बात रिश्तों को बचाने की, तो रिश्तों को बचाने का सारा ठेका हमने अपने ऊपर नहीं लिया हुआ। रिश्ते दो साइड से चलेंगे। ये हो सकता है रेशो कि 8 बार कोई एडजस्ट कर रहा है और कोई 2 बार कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि 10 के 10 बार एक ही पार्टी एडजस्ट कर रही है और रिश्ता चल जाएगा। और अगर ऐसा रिश्ता चलता भी है तो उससे हमें मिल क्या रहा, क्या ही फायदा, है ना। और अगर चला भी गया ऐसा रिश्ता तो हमारा क्या ही नुकसान, जब वो हमारे किसी भी तरीके से कुछ फुलफिलिंग ही नहीं है। तो ऐसे रिश्तों के लिए हम अपने आप को दुख दे के क्या ही मिल जाएगा हमें। जाता है तो जा, लेकिन अपना आत्मसम्मान तो बचे। हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों माफी मांग रहे हैं, झुक रहे हैं। हेलो मैम, मेरी शादी हुए 9 साल हो गए हैं। मेरी बुआ सास के लड़के की, किले लड़के लिख रखा है, के लड़के की शादी हुई तो आपने उनका न्योता किया, तो मेरे चाचा ससुर की बहू से बुआ की बहू ने नंबर ले लिया। हम कुछ टाइम बात की और कुछ ही टाइम बाद उनका आपस में झगड़ा हुआ और वो अपने गांव जाकर रहने लगी। अब बुआ को पता चला तो अब उनका ये कहना है कि मैंने उनकी बहू को सिखाया है, मैंने उनके बेटे का घर तोड़ा है। अब उन्होंने ये बात डायरेक्ट मुझसे ना कहकर मेरे चाचा ससुर और मेरे जेठ से भी कही। सब बढ़िया तरह से मुझसे लड़े। मैंने भी अपनी बुआ से सारे रिश्ते तोड़ दिए और मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर मेरी साइड में हैं। अब वो हमारे यहाँ तो आती नहीं है, चाचू ताऊ के यहाँ आती हैं, मेरी हर बार बुराई करके जाती हैं, पूरे मोहल्ले में मेरी कहती रहती हैं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि मैं मेरी दूसरी बुआ सास के लड़के से बात करती हूँ और भी जाने क्या क्या। मैं इतना मेंटली परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह ही जाती है। क्या करूं, मैं हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है लेकिन दिमाग वहीं रहता है। देखो, जो काम आपने नहीं किया अगर उसका एलिगेशन आप पे लगता है, ठीक है, और सामने से जब कन्फ्रंटेशन हो रहा है ना, कि आप कह रही हो कि आपसे खूब अच्छे से लड़े, तो सिंपल कहती है कि भैया इनकी बहू क्या मतलब 2 दिन की है, या मैं इतनी बड़ी प्रकांड विद्वान हूँ कि मेरे सिखाने से कोई सीख के अपना घर तोड़ देगा। आप इतना बढ़िया क्यों नहीं हो, क्या कोई कुछ भी कहे तो आपकी बहू ये कहती कि नहीं मेरे घर में तो सब बढ़िया। अव्वल तो मैंने किया नहीं, लेकिन कोई और भी करे तो आपका घर में इतनी कमी है क्योंकि सामने वाला उसको बता पा रहा है। एक तो ये जवाब होता है जब कोई आपसे कहे कि आपने हमारे बच्चे को सिखाया, हमारा घर तोड़ा। दूसरी चीज क्या है, जब आपके सास ससुर और आपके पति आपके सपोर्ट में है, उन्हें गाने गा लेने दो, जो भी गा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रही बात ये, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल गांठ बांध लो आज से ही, आपको कैसे पता चल रहा है कि वो और लोगों से क्या कह रही है। ऑब्वियसली कोई आके बता रहा होगा, जो आके बता रहा है ना उसका मुंह जिप कर दो कि भाई मेरे को मत बता कि वो क्या गाने गा रही है, मुझे नहीं सुनना। जड़ फुलंग कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना कि वो आई थी तो वो क्या कह के गई मेरे बारे में या किसी और के बारे में भी। आप तक वो बातें आनी बंद हो जाए ना, आपकी प्रॉब्लम खत्म। वो कह ही ऐसे लोगों से रही है जो आके आपके कान में सुर्री छोड़ेंगे और फिर आप परेशान हो। उसका मोटिव वही होता है ऐसे लोगों का। तो जो आपके तक आके आपके शुभ चिंतक बन के आपको बता रहे हैं ना कि बहन तेरे बारे में ये कह रहे थे या बहू तेरे बारे में ये कह रहे थे, उनको बोलो मुझे नहीं बताओ, मेरे को फिर परेशानी होती है। फिर मैं जाके तुम्हें ही ले जाके वहां खड़ा करूंगी कि हाँ भाई तुमने इनसे कुछ कहा था, वहां वो टूटेंगे। कन्फ्रंटेशन के लिए कहना कि मैं तुम्हारा नाम लूंगी कि तुमने मुझे बताया है, मैं जा रही हूँ बात करने या मिला रही हूँ फोन। तो आपके पास जब सूचनाएं आनी बंद हो जाएंगी ना, आपकी स्ट्रेस खत्म, घर आपका सही चलेगा। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मेरी नंद की आ,
मेरे ननद दिल्ली आई हुई है, मैं उससे पहले आई हूँ 2-3 महीने के लिए, वो भी आई है क्योंकि उसके हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड के साथ रहते हैं। वो इतना कम बोलती रहती है मैम, वो इतना काम बोलती रहती है करने के लिए छोटे छोटे, मैं इरिटेट हो गई हूँ। कहीं फोन चार्ज में लगा दो, मेरे बेटे को दूध दे दो, बोतल धुल दो, एटसेट्रा। मेरा 14 को टिकट है, पर मैं कैसे हैंडल करूँ। अपने हस्बैंड के साथ साथ सुकून के पल यहाँ बिताने आई थी, नाक में दम कर रखा है। हस्बैंड जिस टाइम रहते हैं उस टाइम भी वो काम बोलती है, तो आप कर रही हो, ये है सिचुएशन। अगर ये है तो सिंपल है कि भाई हस्बैंड को लेके कहीं बाहर घूमने चले जाओ या कुछ और। लेकिन अगर जैसे हम बैठे हुए हैं और वो काम बताए जा रही है हमें, या तो आप अपने हाथ में दूसरा काम रखो, ठीक है। चार्जर लगा दे, प्लग के पास आप बैठी ही नहीं होगी तो कैसे लगाओगी। अगर प्लग के पास बैठी हो तो लगा दो, उसमें फिर कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, मेरे बेटे का दूध दे दे, मैं ये काम कर रही हूँ, सीधे बता दो। लेकिन जब आप खाली बैठी होंगी तो बीइंग अ नंद उसने कह दिया, आप मना भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को वैसे ही व्यस्त रखो ना। दूसरी चीज वही है कि अगर करना चाहो वैसे तो 1 महीने की बात है, क्यों ही मुंह भाषा करनी है। नहीं तो मेरे बेटे का दूध बना दो, बोरी गैस बना लो। अब ये सारी चीजें ना, देखो मैं हवा में नहीं कह रही, और कुछ नहीं होता इससे बिगाड़ खाता बहुत बुरा। मेरे साथ जो हुए हैं चीजें, जो मैंने किया है, मैं एग्जैक्टली वही बताती हूँ। और आज की डेट में मुझे कोई गलत नहीं कहता। आज की डेट में क्या, उस टाइम भी, कि हाँ जी विशाल की बहू ने तो ऐसा कह दिया। आपको सिर्फ बोलना है आराम से, टोन मत रखो गुस्से वाली, शब्द अच्छे से चयन करो। मतलब मेरी एक है, अब मैं क्या कहूँ, मतलब एक रिश्ते की नंद है, सगी तो मेरी कोई है ही नहीं। मतलब वो और दूर की है कि वो कभी, मतलब कोई बड़ा ही ओकेजन होता है ना कि शादी हो रही है, कुछ हो रही है, वो तब आती हैं मिलने जुलने, वैसे नहीं आ पाती। तो जब वो आई थी ना, तो मेरी जो देवरानी एक्सपायर हो गई वो थी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में थे। उन्होंने मेरी देवरानी की रेल बना रखी थी, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, आती थक जाती थी भाई साहब, है ना। और सेम चीज जब मेरे साथ हुई ना, कि आरती नहीं थी उस टाइम पे एक बार, और मैं थी, के जी वो उनके लड़के का कहते दूध होना, मैंने हाँ दीदी कर लो। तो मेरा सीधा यही था, मतलब नॉर्मली मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा हाँ दीदी कर लो। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे भी ध्यान नहीं है, मतलब मेरे बच्चे थे या नहीं थे मुझे ये भी याद नहीं है उस टाइम पे। लेकिन ये था कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा अरे भाभी हमारे इनका दूध होना है, मैंने कहा हाँ दीदी कर लो। बजाय ये कि लाओ मैं कर देती हूँ, बस मैंने इतना बोला, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, जाके सीधे अपना दूध वूध गर्म कर लिया। एक आध बार उन्होंने पहले, मतलब आरती के सामने गैस वैस खुली छोड़ दी थी। मतलब ये भी एक वो होता है कि ट्रिक है कि भाई ऐसा काम करो कि सामने वाला तुम्हारा वो करे, लेकिन कुछ भी नहीं। सेम उनकी मम्मी थी, वो वैसे आती थी तो मेरी सास तक की रेल बना देती थी। लेकिन मेरे सामने वो खुद ही कि लाओ बेटा हम सब्जी कटवा दें, हम ये करवा दें, मैं ठीक है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन होता है कि अगर सामने वाले को ये लग जाए ना कि इससे भाई फालतू नहीं बोलना, जवाब आ सकता है, या कुछ भी है कि ये लॉजिक से बोलती है, कुछ भी है, मतलब एक मुझे ये लगता है, देखो जवाब आने वाली बात होती है, कुछ और होता ना तो चार जगह मेरी बुराई होती, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर भी हैं जो आके, हाँ सुनीता तेरे बारे में ये हो रहा था, मुझे बता देते। तो एक बार तो आदमी बता ही देता है ना, उसके बाद ही तो मैं मना कर रही हूँ कि भाई मेरे को नहीं बताओ। तो ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में भी, तो मैं उनको एक एक करके मना कर दिया है सबको कि भाई मेरे को नहीं बताओ क्या हो रहा है। लेकिन जब तक मुझे पता चलती भी थी, कोई बुराई नहीं होती, तारीफ ही होती है। तो आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लेना। हम कहाँ मर जाते हैं कि अरे उसे बुरा न लग जाए, कोई हमें अच्छी बहू नहीं बताएगा, ये वो। नॉर्मल सी बात है, अपने बच्चे का दूध बनाना है, तुम्हारा अपना घर है, उठो और बना लो। हर चीज में भाभी क्यों चाहिए। लेकिन इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस सिंपल मैं बता रही हूँ ना, मैंने इतना ही बोला था कि हाँ दीदी बना लो बस, या फ्रिज में रखा है दूध, दे ले लो दीदी, बात खत्म। फालतू बोलना क्यों है कि आपका बच्चा है आप खुद कर लो ये वो, वहां बात खराब हो जाती है, बेकार लगेगा सामने वाले को भी। और मैं, आपको लग रहा होगा मैं चंट भाभी हूँ, लेकिन सच में मेरे मन में ना अपनी नंदों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली इतना प्यार है सच में। मतलब मेरे को जो लगता है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं सारी की सारी, आती हैं सब कुछ, ये वो हंसी मजाकों के दौर ये।
तो मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको लेने देने में भी ना, अभी तक भी जितने मौके पड़े हैं भात वगैरह के, मुझे जितना मुझसे हो पड़ता है ना, मैं वो कोशिश करती हूँ करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि यार लड़कियों के लिए अगर आप कुछ कर दो, उन्हें कुछ दे दो, तो ये किस्मत होती है सही में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है, तो शायद वो इंटेंशन उन तक पहुंच जाती है, इसलिए वो मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लेते, या कुछ और है। लेकिन आराम से बात हो जाती है, और ना मेरे को ये कि जी मेरी नंद आई है तो मैं एक पैर पर नाच रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो गया, क्या है, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। चाहे रहने के लिए आ जाओ, चाहे खड़े खड़े आ जाओ, मुझे नहीं होता स्ट्रेस। इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपकी ना, अब यही है, अब 1 महीने के लिए अगर आप रह रहे हो, मान के चलो कि ठीक है यार इनके लिए जो कर दे सही है, जब आप इधर से ऐसे सोचोगे ना, वहां से भी वही चीज फिर मुझे लगता है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आती है। नेक्स्ट, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में मेरी सैलरी बढ़ाई लगभग 30% इस बार। हुआ ये कि जो प्रेसिडेंट है, जब उन्होंने मुझे बताया था इस बार आप ज्यादा सैलरी बढ़ेगी, तो मैंने उनको 2-3 बार थैंक यू बोला। पर जब हमारे हाथ में सैलरी आई उसके बाद मैं उनके पास थैंक यू बोलने नहीं गई, तो इस बार उनकी वाइफ ने मुझे खूब सुनाया कि आपने तो थैंक यू तक नहीं बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वैसे मैंने बोला कि मैंने ऑलरेडी बोला था, पर उन्होंने बोला कि इस बार मिलेंगे तो बोल देना। सब 4 महीने बाद स्पेशल इस चीज के लिए उनके ऑफिस जाके थैंक यू बोलना, मेरी समझ नहीं आ रही। नहीं, जब आप पहले से पहले इतना थैंक यू बोल रहे थे और उनके लिए थैंक यू इतना बड़ा है, तो अब आप जाओ और बोलो। नेक्स्ट, दी मेरी 3 नंदे और मेरे हस्बैंड सिंगल सन। बड़ी ननद तो कोई मतलब नहीं रखती, पर फोन तक नहीं करती। 2 नंदे हैं, उनसे भी बस ठीक है, 2-3 महीने में बात हो जाती है। इतना लगाव है ना, ऐसा कोई लड़ाई हमने 15 साल में अपनी तरफ से सब अच्छा ही किया। उनके ससुराल के काम में जाना, लेन देन, फिर भी एक भाई की जो वैल्यू रेस्पेक्ट होती है वो हमें नहीं मिली। मेरा मन करता है कॉल करूं, हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो, बट हस्बैंड कहते हैं जो हमसे प्यार नहीं करता तुम कितना भी कर लो नहीं करेगा, फिर तुम ठगा सा फील करोगी। ससुर भी हमें ही ज्ञान देते हैं अपनी बहनों को ऐसे रखो, वो करो वगैरह। क्या करूं दी, फॉर्मेलिटी के रिश्ते होते नहीं। कैसे खुद को स्ट्रांग बनाऊं, पास्ट में कोई अच्छा इन किया ससुराल वालों ने रखी, पर कर क्या करूं प्लीज बताइए। एंड में आपने भी गड़बड़ कर दी, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन शुरू में जो है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर, आपके हस्बैंड बिल्कुल सॉर्टेड आपके राय दे रहे हैं, और जैसा चल रहा है ना वह चलने दो, क्योंकि जिनकी नंदे ज्यादा फोन करती हैं उनके हाल आप देख ही रही हो यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे चल रहा है बेस्ट है, फालतू नहीं घुसो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने ग्रेजुएशन पीजीडी सीए एनटीटी किया है, स्कूल में भी पढ़ा चुकी हूँ, घर 7 साल कोचिंग पर पढ़ाया है, लेकिन अब लाइफ जीरो है। मुझे ऑनलाइन वर्क या ऐसा कोई वर्क बता दीजिए, मुझे नीड है। अगर आपको टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस पहले से है ना, तो मेरे ख्याल से आप उसी को यूज करो, बजाय कोई नई स्किल सीख के उसमें करने के। ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू करो। ऑनलाइन ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पता करोगे आपके शहर में, वैसे तो ऑनलाइन के लिए शहर की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कि वहां पे लोग कोचिंग में जाके पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वही क्लासेस उनकी फुल लोग फोन में देख रहे हैं। तो आई होप कि कोई ऑफिस वगैरह में जाना होता होगा, तब वो आपके शहर के जो मिलते होंगे वो मिल जाएंगे। अदरवाइज आप अपने स्तर से, जो आपके पुराने कोचिंग के बच्चे थे, अगर आप उनके टच में हो, वहां से भी आपको लिंक मिल सकता है। 2-4 बच्चों को घर से ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू करो। जब एक बार चल जाता है ना काम, तो फिर वहीं से वहीं एक से एक आता चला जाएगा। नहीं तो अपने गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे, कि आपके आसपास फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला संस्थान, तो ये वहाँ पर टीचर की वैकेंसी है क्या। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग मत सर्च करना, टीचिंग प्लेटफॉर्म सर्च करना, तो मिल जाएंगी आपको साइट्स। वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी होगा, आप बात करो तो आपको जरूर कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम नमस्ते, मेरा सवाल है, मेरी एक जेठ जेठानी है जो ससुर जी को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। उनकी बातों में आकर ससुर जी हमसे बहुत मिसबिहेव करने लग गए हैं। जेठानी का मोटिवेट है कि जेठानी का मोटिव है कि हम घर खाली करके चले जाएं बाहर, और वो ससुर जी को बहकाकर उनसे घर अपने नाम करवा ले। ससुर जी ने हमारा रहना मुश्किल कर दिया, गाली गलौज करते हैं, घर में तोड़फोड़ करके हमें तंग करते हैं, बोलते हैं घर खाली कर दो। मैम मुझे पता है जेठानी बस घर हड़पने के चक्कर में ससुर जी को भड़का रही है, अपना काम निकलवा लेगी, बाद में वो ससुर जी को नहीं रहने देगी। हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें,
रहें या घर छोड़ के चले जाएं, बाहर रहने प्लीज रिप्लाई मैम। बाहर रहने चले जाओ और युद्ध स्तर पे अपना घर बनाने की वो भी शुरू कर दो प्रोसेस। अगर यहाँ से कुछ मिलता है तो बोनस, नहीं तो आपके पास अपनी छत होगी। और एक बात लिख के ले लो कि जो इस तरीके के प्रपंच करके अपनी पैतृक संपत्ति को हड़पते हैं, उनके मुकाबले जो हाथ जोड़ के अपना हिस्सा भी छोड़ के भगवान राम की तरह निकल आते हैं ना उस घर से बाहर, वो हमेशा उनसे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेते हैं। कहीं भी उठा के देख लो। ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप का पैसा नहीं मिला, हमारे पास बैकअप नहीं है तो हम पिछड़ जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। नहीं, अगर आप बिगर पर्सन बन के अपने माँ बाप की संपत्ति को देख के उसे छोड़ के आ जाते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आपकी चीज है, अगर आपको लग रहा है उसे देनी है आप उसे दो, भगवान आपको उससे डबल देता हमेशा। तो वहां से निकल जाओ, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और इसी बहाने अब आपका अपना घर बनाना शुरू कर दो तुरंत। आज से ही सोचना शुरू कर दो, क्या तुम्हारे पास हाथ में पैसे हैं, कितने तक का बजट है, कितना बड़ा घर तुम्हारी जरूरत के हिसाब से चाहिए ही चाहिए, कौन सी लोकेशन में लोगे जहाँ से आपका घर और वर्क प्लेस वाली हिसाब किताब बैठे। सारी चीजें सोचना शुरू करो। बजट सबसे एंड में आएगा कि अब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पहले ये सारी चीजों में भी टाइम लगता है, दूसरी साइड से आप पैसे जोड़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, लोन मिल जाता है सारी प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट दीदी, मैंने सपने में आके आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा, कुछ बड़ा बना रहे थे आप और मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप गिलहरी जैसे फुदक फुदक कर बता रही थी। आई विश ऐसा कुछ रियल में हो जाए। गिलहरी उपमा सही दिया आपने। नेक्स्ट, ऑन द स्पॉट जवाब याद नहीं आता, बाद में सोचती हूँ कि ये बोलना चाहिए था एंड वो बिल्कुल सही एंड टू द पॉइंट भी होता है। सही टाइम पर क्या रिप्लाई करें, ये कैसे सीखें? आ जाएगा धीरे धीरे, जब आपको बाद में आ रहे हैं ये जवाब याद और वो टू द पॉइंट है, तो जब प्रैक्टिस करती रहोगी इसी तरीके से तो धीरे धीरे समय पे देने भी आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे पहले लिखती थी, फिर एक बार पढ़ती थी, अब मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ, डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसे ही आपको भी आ जाएंगे। नेक्स्ट दीदी, एक टाइम पर मेरे और हबी के रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया था, फिर मैं आपकी वीडियो देखी और उसे अप्लाई किया, काफी हद तक हमारे झगड़े कम हो गए। इन शॉर्ट उनके खुद को अप्रोक्सीमेट चुप ही कर लिया, सब ठीक था। फिर एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हुई, मैं कभी कभी फोन कर लेती थी पर एक दिन मैं फोन नहीं किया क्योंकि मन नहीं हुआ, उनके टॉर्चर याद आ गए। कभी मैं भी ऑपरेटेड थी, तब ये लोग बोलते थे कि मेरे कर्म है जो मिले मैं भुगत रही हूँ। उस दिन अभी रियल फेस सामने आ गया था, इतना बुरा भला बोला कि 2 सालों से जितना जहर अंदर भरा था मेरे लिए, उनके दिल में ऊपर ऊपर से अच्छे बनने का दिखावा करते रहे। मैं बेवकूफ सोच रही थी मेरा पति मुझसे प्यार करने लगा। दीदी मेरा भ्रम टूट गया, मेरे पति को अच्छी पत्नी नहीं, सिर्फ गुलाम और सास ससुर के जूते खा के भी उनके आगे पीछे घूमने वाली चाहिए। हैदराबाद में टीचर हूँ, अभी जॉब स्टार्ट किया है, गुड लुक्स एंड टॉपर स्टूडेंट हूँ एंड पर फिर भी मेरा पति हमेशा मुझे नीचा ही दिखाता रहता है, अपने माँ बाप का बदला लेता रहता है। मैं उसकी कुछ नहीं दीदी, अब थक गई हूँ 10 साल से कोशिश कर करके। कभी तो मेरा पति समझेगा मेरी वैल्यू, पर अब पूरी तरह टूट गई हूँ। इतना तकलीफ होता है, अकेले में चिल्ला चिल्ला कर रोती हूँ पर कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं उनसे पूछा, उन्होंने जो जो बोला मैं किया, फिर भी उनकी नफरत ही मिली मुझे। बहुत दुखी हूँ, खुद को पति को कैसे डील करूं। मेरी शादी के 10 साल हो गए, एक बेटा भी है। मुझे ना पढ़ी लिखी सुंदर, मतलब एक सर्वगुण संपन्न लड़की के साथ जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उस बात को खंडन हो जाता है, उस बात का जहाँ लोग कहते हैं कि आप इस लायक बनो, जो मैं भी कहती हूँ कि इस लायक बनो कि लोग आपसे प्यार करें। अब एक बंदा सुंदर भी है, पढ़ा लिखा भी है, नौकरी भी कर रहा है, उसके बच्चे की माँ भी है, अगला फिर भी प्यार नहीं करता है ना। ऐसी जगह आके वो थ्योरी फेल हो जाती है। जो आपको प्यार नहीं कर रहा, जिसके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, वो लव स्टोरीज की तरह सच में होता है, उसको आपसे कभी प्यार नहीं होगा।
ये एक तरफा होता है, और उसमें जो तड़प होती है ना, हम चाह रहे हैं सामने वाला हमसे प्यार करे, कई बार सामने वाला को भी हम पे तरस आ गया, लेकिन वो प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि जिससे नहीं है उससे नहीं है। लेकिन शादी के रिश्ते में समझदार आदमी इतना कर लेता है कि सामने वाला इतना कनेक्टेड है, इतना अच्छा है, तो एटलीस्ट प्यार ना सही, लेकिन एक रिस्पेक्ट का रिश्ता, एक जिम्मेदारी का रिश्ता वो निभा लेता है। अब एक रीजन देखो ये भी हो सकता है कि आप, हो सकता है उनसे हर चीज में अच्छी हैं, अपनी इनसिक्योरिटी को सही करने के लिए अपने मन में, शायद वो इसलिए आपको नीचा दिखाते हैं। ठीक है, अब आपने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको जितना मैं समझ पा रही हूँ और जितना मैं एक विजुअलाइज कर रही हूँ आप कैसी होंगी, मुझे लगता है कि आप गलत जगह अपनी जीवन के 10 साल बर्बाद कर चुकी हैं, लेकिन आप अभी भी गलत जगह फिट होने की कोशिश कर रही हैं। जब आप गुणवान हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप सुंदर हैं, है ना, आप डिजर्व करती हैं एक अच्छा पति जो आपको प्यार और इज्जत दोनों दे। यहाँ ना आपको प्यार मिल रहा है ना इज्जत मिल रही है, आपने एक जिद पकड़ी हुई है कि इसी आदमी को बदलना है, इस वजह से आप अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, मेरा इशारा वही है कि जब 10 साल का टाइम आपने देख लिया ट्राई करके, इट्स हाई टाइम कि अब आपको इस शादी से निकलने का सोचना चाहिए। सोचने में, जैसे घर बनाने के लिए हम सोचते हैं ना, तो लगता है कि अरे कितना बड़ा है, ऐसे ही लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप इस शादी से निकल जाओ, अपना बेटा अपने साथ रखो एंड नई लाइफ स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक अच्छी लड़की के लिए, एक अच्छी महिला के लिए भगवान ने ऐसा टॉक्सिक पति ही रखा होगा, आपका जो रियल लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं और होगा। बजाय इसे ठोक पीट के सही करके, ऐसे करना वैसे करना, ये करके देखूं वो करके देखूं, बहुत कर लिया आपने। जो 10 साल नहीं बदला वो नहीं बदलेगा, और बदल भी गया तब तक शायद फिर आप बदल जाओ। जो फीलिंग आपके मन में अभी है, उनका प्यार पाने की जो इच्छा आपके मन में अभी है, शायद रहे ही ना, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अलग होना इज नॉट अ माई टास्क, कि मैं तो नहीं करूँगी, चाहे जो हो, कुछ होता है कि भाई अलग होके रहना है, दूसरी शादी करना, मेरे लिए नहीं है ये चीज़, फिर आपका ये है कि उनके प्यार की भीख मांगना बंद करो। मान के चलो कि भाई इस आदमी को मुझसे कभी प्यार नहीं होगा। अब जब आप उससे कनेक्टेड नहीं रहेंगी ना, तो फिर वो आपको दुख नहीं पहुंचा पाएगा, ना वो ना उसके माँ बाप। आपकी जॉब है, आपका बच्चा है, आप उनके साथ अपना इमोशनल जितना भी है उनके अंदर इन्वेस्ट करो। अपने पति और सास ससुर से इमोशनली बिल्कुल डिटैच हो जाओ, रहो उसी घर में, लेकिन फिर भी अपनी छोटी सी दुनिया दिमाग में अलग रखो। आपको उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर अपने आप या तो लाइन पे आएंगे, नहीं तो चलने दो जैसा चल रहा है। आप अभी तक खुश नहीं हो, अब वो भी खुश नहीं रहेगा। आपको जो अपने पति से चाहिए वो नहीं मिल रहा, अब उसको भी उसकी पत्नी से जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका ये है, इसी घर में रहो लेकिन अपना पैटर्न बदल दो। नेक्स्ट, पीरियड्स के पैड यूज करके उन्हें डिस्पोज कैसे करना चाहिए। अगर किसी के पास भी कोई ऐसा उपाय है जिससे वो डिस्पोज भी हो जाए और पोल्यूशन भी ना हो, क्योंकि इधर उधर फेंकने से बहुत गंदगी होती है। पैड्स मेंस्ट्रुएशन कप टैम्पून के अलावा क्या ऐसे यूज करें कि रीयूज हो जाए। अब पीरियड पेंटी चल तो रही है कपड़े वाली, आप वो यूज कर लो, सिंपल। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी के 5 साल होने को हैं पर बेबी नहीं है मेरे पास। सास पड़ोस में कहती है पता क्या पाप किए हैं, बार बार कहती है, और मैं स्लिम हूँ, लोग कहते हैं खाया पिया कर। सास बार बार कहती है खाती नहीं इसलिए ऐसी है, बट मैं खाती हूँ, फर्क नहीं आता बॉडी में, क्या करूँ प्लीज रिप्लाई। आपकी सास का दिमाग खराब है, जो समझ ही नहीं रही कि औरत के शरीर में अगर वो बच्चे नहीं आ रहे हैं या कुछ भी है तो वो, भाई कहते हैं ना बस औरत औरत की दुश्मन है, वो बिल्कुल सही है। तो आप ना उनकी बातों पे, मैं यही कहूंगी कि ध्यान मत दो, अपनी सास को मान के चलो कि दिमाग नहीं है इतना उनमें,
आप उनसे समझदारी की उम्मीद ना करें। बक रही है वो, बात नहीं कर रही है, करने दो उसे बकवास, ठीक है। जवाब देने जाओगी, कुछ भी करोगी, एक तो जो आपने इतने साल झेल लिया वो सब किया धरा बेकार हो जाएगा। उनसे बात करना कम कर दो। 10 बार में से 9 बार सुन लो, लेकिन एक आध बार जवाब पकड़ा दो, शायद थोड़ा कम हो जाए। लेकिन फिलहाल आपकी स्थिति वही है कि बच्चा है नहीं, ऑलरेडी परेशान हो, इन सब चीजों में पड़ोगी और गुस्सा आएगा। जस्टिफाई मत करो अपने आप को बिल्कुल भी कि ये नहीं है वो नहीं है। भगवान को जब देना होगा दे देगा, ये मान के चलो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इनफर्टिलिटी वाले वीडियो का लिंक मिलेगा, वो जरूर देख लेना, इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट, शुक्रिया सिस्टर आपका बहुत बहुत, आपने मुझे अच्छे से समझा दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी आपने बेटे की वजह से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करें, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद जी आपका। नेक्स्ट, डोंट माइंड मैम बट इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने डेली व्लॉग को पहले की तरह ही डालें। आजकल ज्यादा नहीं दिखते हैं बिकॉज वो हमें पूरे दिन के लिए मोटिवेट रखते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो है कि वो रूटीन व्लॉग हैं, और रूटीन 4 साल में बहुत चेंज हो गया, इसीलिए व्लॉग भी चेंज हो गए हैं। बट फिर भी आई स्टिल ट्राइंग कि मैं कर पाऊँ। नेक्स्ट, आप एक्सीडेंट के बाद काम करना कैसे शुरू की थी? मेरे लिगामेंट में माइनर फ्रैक्चर हुआ था एंड स्पाइनल स्टेनोसिस भी हुआ था, तो मेरे घर के काफी काम अटके पड़े हैं, क्या करूं? देखो, एक्सीडेंट के बाद जब मैंने काम करना शुरू करा, पहले तो मैं एक्सीडेंट जब मेरा हुआ था उसके बाद तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, जब तक मेरा प्लास्टर भी नहीं खुला था, ठीक है। 1 महीना मेरी सास थी, तो मेरा घर का काम ऐसा कोई इतना फैला ही नहीं था कि हाँ जी मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा या क्या ही हो गया है, बवंडर मच भी गया। और सही बताऊं तो मच भी जाता ना, तो भी ये है कि भाई मुझे करना है, ठीक है, मैं अपने रिदम से करूंगी। अब जब मैं खड़ी हुई और मेरी सासू माँ चली गई, 1 महीना तो नहीं, वो लगभग शायद 20 एक दिन रही थी। 20 दिन बाद मेरा प्लास्टर खुल गया था, उसके बाद 2-3 दिन ही वो रुकी थी, फिर वो चली गई थी। अब उसके बाद क्या था कि उस टाइम पे मेरी सास को दिक्कत ना हो यहाँ पे रहने में, काम करने में, कुछ भी है, तो मैंने मेड लगा दी थी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थी खाना बनाना और मेरे बच्चों को या मेरे पति को उस टाइम पे खाना देना, क्योंकि उस टाइम पे कुकिंग वगैरह नहीं करते थे इतनी कि हाँ जी पूरा किचन अपना संभाल लें। कभी बना दी कुछ चाय वाय, बस उतना। अच्छा, उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैंने मेड को भी हटा दी। अगेन वही चक्कर कि भाई नहीं रखनी थी मुझे, उसके चक्कर में मैं बैठी रह रही हूँ। अब हटने के बाद उन्हें पूछा भी था कि भाभी आप कर लोगी? आई सेड यस कर लूंगी, ठीक है। अब जब वो गई है, 2 दिन मुझे एंजाइटी हुई कि कैसे होगा, क्योंकि भैया 3 पसलियां टूटी हुई थी एंड मैं खड़ी हो गई। 1 महीना जब पूरा हो गया उसके बाद कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, मुझे ये ज्यादा घबराता है कि मैं पहले जैसा काम नहीं कर पा रही हूँ। जब मुझे ये फील होता है ना, तो मुझे वो ज्यादा डराने वाली फीलिंग है। तो मैंने एकदम उठ के अपने रिदम में काम करना शुरू कर दिया, तो मेरी पसलियों में दर्द हुआ। जब मैं पोछे के लिए वो रॉड भी ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो मेरी पसलियों में जोर पड़ रहा है ना, और प्रॉपर दर्द हो रहा है, शायद उतना जितना कभी जब जिस दिन टूटी थी ना, जितना मुझे उस दिन महसूस हो रहा था, बिल्कुल उतना। कि ऐसा नहीं है कि मैं टिक के बैठ जाऊं, लेकिन वो दर्द मुझे महसूस दे रहा। फिर मैं उस टाइम पे योगा प्रॉपर करती थी, कपाल भाती ये वो, तो मैं कपाल भाती करना शुरू कर दिया डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना, केवल अपने दिमाग में ये मैसेज भेजने के लिए कि यू आर फाइन, तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तुम वापस आ गई हो। बट एक्चुअली मैं वापस नहीं आई थी। मेरे कपाल भाती करने से फिर बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। फिर मैंने देखा कि भैया दर्द की तीव्रता बढ़ रही है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने सीधे यही कि भाई तुम अपने खिलवाड़ मत करो इस चीज के साथ। थोड़ा डांटने के अंदाज में उन्होंने कहा कि खिलवाड़ मत करो, कहीं नहीं भागा जा रहा काम। लेकिन एक दिन अपने आप को ट्राई ऑन देने के बाद, केवल 1 या 2 दिन ही मैंने अपने आप पर ट्राई किया था कि मैं सारे वो काम कर लूं जो मैं पहले करती थी। मुझे समझ में आ गया कि मैं पहले जितना काम नहीं कर पाऊंगी। अभी हड्डियों का प्लास्टर हटा है, लेकिन अभी उन्हें मजबूत होने में टाइम लगेगा। मैंने छोड़ दिया।
मतलब कपाल भाती तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, प्राणायाम भी कर रही हूँ ना तो सांस पूरी भर रही हूँ, पूरी छोड़ रही हूँ, पेट अंदर जा रहा है, उसमें भी मेरी पसलियों में दर्द होता था, वो भी छोड़ दिया। ठीक है, और इवन उस टाइम पे पेट बाहर आ गया था मेरा, सोचो। लेकिन इट्स ओके कहना सीखा कि ठीक है पसलियां आज नहीं चल रही, कभी तो चलेंगी। उसके बाद काम भी देता है ना, जिन जिन चीजों में मेरी पसली पे जोर पड़ रहा था, मुझे पता चल रहा है मेरे को शूटिंग पेन हो रहा है, मैंने वो काम कम करे, छोड़ दिए जो छोड़ सकती थी। पोछे वाला है, पोछे को मैंने इस तरीके से करा कि भाई या तो मैं बैठ के लगा लूं आराम से, ये वाला चलाऊं ही नहीं मॉप जिससे डर लग रहा है। तो आपको ना हाइपर नहीं होना। अब अपनी कहानी सुनाने के बाद आपका इससे क्या लिंक है वो बता देती हूँ। आपको हाइपर नहीं होना, जस्ट खड़े हो अपने रूटीन के कामों में से जो जैसे करती थी, एक एक करके उन कामों को करके देखो किस में परेशानी होती है और कौन से काम आप कर पा रही हो पहले की तरह, या पहले से थोड़ा बहुत दिक्कत करके उन उन कामों को करना शुरू करो। रही बात यह कि घर में बहुत काम अटके पड़े हैं, घर के ना देखो सर्वाइवल वाले काम होते हैं, बाकी कोई काम ऐसा नहीं है जिसके बिना दुनिया अलट पलट हो जाएगी। आपका 2-3 टाइम जो खाना है वो जरूरी है बनना, और खाना बनेगा और खाओगे इसके लिए बर्तन, कपड़े। अगर आप मितभाषी हैं, मित व्ययी हैं, भाषी नहीं कहना चाहिए, कम खर्च करती हैं, मिनिमल वाला वो है वार्डरोब है आपके पास, गिने चुने कपड़े हैं, तो आपका लोड है कि वो आपको डेली लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कपड़े भी अंबार है, आप हफ्ते में एक दिन अगर आप कपड़े धोएंगे, आपका कपड़े का भी काम चल जाएगा। झाड़ू पोछा है नहीं हो पा रहा, सिंपल झाड़ू लगा दो, चीजें जगह पर रख दो, वो भी नहीं हो रही, चीजें जगह पर रख दो, डस्टिंग कर दो, मोटा कूड़ा हाथ से उठा के फेंक दो, आपका घर तब भी प्रेजेंटेबल लग जाएगा। तो आपका शरीर है वो सही होने में थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, उस गरीब को दे दो, एक बार आएगा वापस, फिर आप पहले की तरह हो जाएंगी। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगा था, एक टाइम आ गया था कि यार पसलियों में दर्द हो रहा है, सोचा था मैंने कि चलो 2-4-10 दिन की बात है, आपको बताऊं मेरी पसलियों में दर्द पूरे 1.5-2 साल तक चला, तीनों में मतलब दर्द होता था, मैं कपाल भाती नहीं कर पाई, उस चक्कर में मेरा पेट निकल गया, मेरे कितने काम ऐसे थे जो मैं उस टाइम पे करती थी छूट गए, स्कूटी छूट गई, वो फोबिया अभी तक नहीं गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा लगा था कि अब मेरा शरीर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आया वापस, है ना। तो आ जाएगा, इतना ना हाइपर मत हो कि एक्सीडेंट हुआ है तो मैं जल्दी से वापस आ जाऊं, या घर के काम अटके पड़े। कुछ नहीं अटका पड़ा, वो सब हमारे दिमाग में अटका पड़ा है। सोचो अगर हम मर ही जाए तो हमारा घर नहीं चलेगा, तब भी चलेगा। जब ये सोच आ जाती है ना आपके दिमाग में, फिर आप अपने साथ आराम से रहने लगते हो। हम मर भी जाए ना, इसी क्षण भी अगर हमारे प्राण छूट जाएं, दुनिया नहीं रुकेगी ना हमारा घर रुकेगा, तब भी चलेगा। तो इजी लो, हमारे कंधों पे पूरे ब्रह्मांड का भार नहीं है। नेक्स्ट, मेरा कोई भी सवाल नहीं होता फिर भी मैं काम करते हुए आपका पूरा ब्लॉग देखती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट, दीदी मैं हाउस वाइफ हूँ, 40 की उम्र है, अभी तक कुछ भी नहीं किया, थोड़ी बहुत सिलाई आती है, इंटरेस्ट है, घर वाले औलाद नहीं करते, अलाउड अलाउड नहीं करते। अपने कपड़े खुद सिल लिया करो, टैलेंट कहीं छुपता थोड़ी है फिर उसी को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। मुद्दा पैसे कमाने नहीं है, मुद्दा है अपने लिए कुछ करना, तो उसके लिए घर वालों की इतनी अलाउड करने या नहीं करने वाला इशू नहीं आएगा। अपने कपड़े खुद सिलना शुरू करो, उसे तो नहीं मना करेंगे। Next, hello madam, I am the same person who commented on your previous video. I tried best to build a good relationship with my husband even after knowing his age and all. But his parents can make him do anything. He even also saw his parents wrong and lying many place, but lying hoga. But now when I went at his native place, he kind of protect me and show affection. But when I try to convince that save even a small amount or investing, he send all his money to his parents. 15 days back, I heard that he is sending 1 lakh per month to them, and his mother is not satisfied with his amount. She was saying, "You are my SIL, to my SIL, that I will ask for more fences in the field," and was praying that he should not get child at least for 2 years.
When I told my husband, he said I am lying and don't ever try to argue my mother, I will leave you. Both his parents try to weaken my bond. He talked to his parents 3 times in a day. I feel very unsafe with him. My all efforts are proving waste of my efforts and energy. पूरा गेम चल रहा है आपके घर में तो। आप जॉब भी नहीं करते, है ना? क्या ही बताएंगे भैया इसमें। आपके जब इस तरीके की बातें आइंदा हो ना, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जब इस तरीके की बातें आइंदा कभी हों, ऑलवेज कीप योर फोन ऑन। जब आपको ऐसा लगे कि कुछ मुद्दा हो सकता है, स्टोरी मतलब उसका स्टोरेज का वो मत लेना टेंशन। 258-68 GB वाली जो आती है ना, वो वाली स्टोरेज अपने फ़ोन में रखो। एंड जब भी लगे आपको कि हाँ आपकी सास के आसपास से आप गुजर रहे हो, कुछ बात हो सकती है जो आपको सुनाई आए, कुछ हो भी, जैसे आपने मतलब ये सुना है कुछ भी, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग पे रखो। कुल मिला के डिजिटल प्रूफ आपको जमा करने होंगे अपने पति के सामने दिखाने के लिए, ताकि पता चले कि हाँ उनकी मम्मी कैसी है। और जब वो उन्हें देख के भी अगर यही स्टैंड होता है कि नहीं, देन यू शुड लीव। बेटा पिक्चर देखना, उसमें यही होता है, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की है। उसकी माँ गलत सलत जो भी कहती थी, वो इतना मातृभक्त था कि अपने पत्नी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन फिर भी माँ के सामने वो कुछ नहीं है। तो जब उसकी बीवी को एक बार धोखा हो जाता है ना कि मेरा पति तब तक मेरा है जब तक मैं उसकी माँ के अगेंस्ट नहीं बोल रही, फिर वो खेलती है अपनी सास के साथ उसी के खेल में, और हो जाता है फिर सब, है ना? तो आपको भी खेलने की जरूरत है। नेक्स्ट, दीदी यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर और कितने व्यूज होते हैं तब अर्निंग होने लगती है? अगर थोड़ा बहुत भी मिले तो मैं भी मिनी व्लॉग शुरू करूं, बहुत परेशानी आती है, खर्चे बहुत हैं। यूट्यूब पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और मोनेटाइज होने के बाद डिपेंड करता है कि आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, कितनी लंबी वीडियो है, उस पर कितने ऐड चल रहे हैं, लोग आपके कितने ऐड पूरे देख रहे हैं या स्किप कर दे रहे हैं, उसके आधार पे आपके पैसे बनते हैं। और जो मिनिमम है वो $100 है। जब तक $100 नहीं होते किसी महीने में, तब तक यूट्यूब से आपकी कोई पेमेंट नहीं आती। किसी महीने अगर आपने $99 कमाए हैं तो वो आपकी पेमेंट नहीं आएगी, अगले महीने जो भी कमाओगे उसमें ये 99 जोड़ के तब आएगी। ठीक है, अब एक मोटा मोटा बताऊं कि कितने पैसे आ जाते होंगे, तो देखो, अगर आप $100 का मिनिमम वो भी मान के चलो, तो आपके 8 या 9 हजार रुपए, अगर आप महीने में $100 कर पाती हैं अपने चैनल पे, तो इतने आ जाएंगे। यही रेट है लगभग। इस टाइम इंडियन रुपी जो है वो $95 का चल रहा है। 95 मतलब रुपए का एक इंडियन, 95 रुपए एक $1 के बराबर है। तो उस हिसाब से कुछ टैक्स कटते हैं, कुछ कटते हैं, तो $100 के आप मान के चलो कि 8-9 सवा 9 हजार रुपए लगभग आपके बैठ जाते हैं, अगर आप करते हो इतना कि एक महीने में आप $100 कर लेते हो। अगर नहीं कर पाते तो नहीं आएगी आपकी पेमेंट। हर एक सवाल से कुछ सीख मिलती है, क्योंकि ये जो लाइफ है इसमें सब कुछ काम आ जाता है। बिल्कुल। थैंक्स सुनीता जी फॉर योर रिप्लाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सोच रही थी, लेकिन अब जरूरत नहीं लगी। थैंक यू सो मच। चलो अच्छा है, मैं आपके काम आ गई। हेलो दी, मैं भी आपके ब्लॉग बहुत देखती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पा रही, क्या करूँ आप बताओ। मेरा ये वाला वही इस बारे में था एपिसोड कि अपना टैलेंट कैसे पता करें, उस क्वेश्चन में मैंने बताया है ना, अपना टैलेंट पता करो कि एक्चुअली आप में खूबी है क्या, वही करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, गॉड की ब्लेसिंग आप पर बनी रहे। मेरे इन लॉज और भी फैमिली मेंबर्स मेरे साथ 8 साल से साथ रहे हैं, बट देवर की शादी मेरे घर से हुई और सारे फंक्शन यही हुए। देवर ने फ्लैट अलग से लिया रहने को, देवरानी ने हनीमून से आते ही सब सामान लेकर चली गई। बाद में बोलती कि बताना भूल गई। वो कभी कभी सास ससुर को कुछ ना कुछ खाने का बना
बहाने बुला लेती है, सास को बोलती है मेरे पास रहो, बोलती है कि यहाँ आ जाने में अकेले हो जाती हूँ। फिर धीरे से घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब, और फिर इवनिंग में मेरे पास आती हैं। उसी टाइम मेरी बुराई की उससे, और फिर बिना बताए अपना कुछ सामान ले गई। और हम लोग से नहीं बोला कि वहां रहने जा रही हैं, उल्टा उनके बड़े बेटे को बोल दिया कि हमें टाइम पर खाना नहीं मिलता। वहां पहुंचने पर एक टाइम खाना भी बनवाने लगी, और छोटे बेटे ने खुद बोल दिया कि फ्री रहती हो तो खाना बना लो। वो वर्क फ्रॉम होम करती है। फिर 8 मंथ में ही उनकी फाइट हो गई। इन लॉज को देवरानी ने बोल दिया तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। अब बिना बोले पियर चली जाती है, उसकी सिस्टर आ जाती है हर मंथ। हाँ, तो आपकी देवरानी खिलाड़ी आई है, उसने पहले मैनिपुलेट करके बुला लिया हेल्पिंग हैंड के तौर पे। अब आपकी सासू से खल रही है। सही है, लेकिन ऐसे मौका परस्त बुजुर्गों को यही होता है हर जगह। जब वो एक नॉर्मल आदमी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसे देख के वो लपकते हैं ना दूसरी साइड की यहाँ बढ़िया है, तो अक्सर ऐसे ही ठोकर खाते हैं वो। आप बिल्कुल साइड खड़े रहो, जब वापिस आए यहाँ पे रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दीदी शादी को 12 साल हो गए, जेठानी बेसिक में टीचर है, सास जेठानी सहेली की तरह है। मैंने भी एमएससी बीएड किया, पर 1 नंबर से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। मैं बच्चों के साथ हो नहीं पाता। दोनों मिलकर गेम खेलती हैं, पति को सास भड़काती है, फिर वो हाथ उठाता है। अब मैं भी बहुत एरोगेंट हो गई हूँ, मैं अपने घर में शिफ्ट हो गई हूँ जो पास में है, पर फिर भी हस्बैंड रोज जाते हैं, मुझे भी आना जाना पड़ता है, पर मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे मैनेज करूँ? आपकी वीडियो मिस नहीं करती, काफी इम्प्रूव किया है, पर काफी हद तक आज भी ट्रिगर हो जाती हूँ। आप अपना काम का बहाना बना के जाना बंद कर दो। रोज का पति जा रहे हैं जाते रहे, आप सिंपल कह दो कि भाई मेरे को काम है, और एक्चुअली अपना काम बढ़ा लो। नेक्स्ट, आपकी वीडियो एक भी सेकंड मिस नहीं करती, पूरा देखती हूँ। सच में वे ऑफ थिंकिंग ही बदल गई है, बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे। थैंक यू। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपके ओल्ड वीडियोस एंड लेटेस्ट वीडियो लगभग डेली देखती हूँ। घर का काम करते करते मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है, और घर परिवार को बैलेंस करके चलने की कला भी आ रही है। थैंक यू। मुझे बुरा लगा लोग क्वेश्चन पूछकर भी आंसर सुनने का पेशेंस नहीं रखते, जबकि जवाब बहुत प्रैक्टिकल और सही होते हैं। मेरा सवाल बहुत अलग और कंफ्यूजिंग है। हमारा घर बन रहा है, मुझे पूरा किचन रीसेट करना है, तो मॉड्यूलर किचन में यूज होने वाले कंटेनर्स लाइक दाल चावल राजमा एटसेट्रा स्टोर करने वाले कंटेनर्स मुझे परचेज करना है। मैं किचन बनने के पहले ये सब परचेज करूं या किचन बनने के बाद उसके अकॉर्डिंग परचेज करूं? थैंक यू। किचन बनने के बाद परचेज करना। मैम, क्या आप फेशियल करती हैं, कराती हैं या नहीं? क्या 35 के बाद फेशियल कराना ज़रूरी है? मैं तो नहीं कराती फेशियल, लेकिन स्किन केयर ज़रूरी है ना। मैं ग्लिसरीन वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, या फेस टैपिंग करती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत मसाज उंगलियों से कर लेती हूँ। अभी तो मैंने रोलर भी मंगा ली है और कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर भी करूँगी शायद, लिव लाइफ इजी वाले पे। तो स्किन केयर जरूर कर लो। अगर आप पूरे महीने कुछ नहीं करते, ना रात को मुंह धो के सो रहे हो, ना अच्छी नाइट क्रीम यूज कर रहे हो, ना कोई और अपनी स्किन केयर पे ध्यान दे रहे हो, फिर आपको 35 के बाद महीने में एक बार तब तो पार्लर चले ही जाना चाहिए, कहीं तो कुछ मिले स्किन को। लेकिन मैं इस चीज़ की पक्षधर हूँ कि एक दिन फेशियल करा के और महीने भर अपनी स्किन को नेग्लेक्ट करने के बजाय आप डेली थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट अपने स्किन के लिए निकाल लो, और फेशियल की फिर ज़रूरत ही नहीं है। पहले कहीं शादी वगैरह होती थी, या मुझे लग रहा है किसी स्पेशल ओकेजन में मुझे अच्छा दिखना है, तो मैं कराने नहीं जाती थी, लेकिन घर पे खुद करती थी अपना फेशियल, है ना। लास्ट फेशियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा शायद प्रियंका की शादी का, 3 साल से ज़्यादा होगा उसे। मैंने तब से फेशियल करा ही नहीं। कभी मन करता भी है तो लगता है टाइम है करूं भी, लेकिन फिर अक्सर टाइम ही नहीं होता। एंड रोज में जो स्किन रहती है, अभी भी देख लो सारे दिन के बाद, तो वो वैसी ही रहती है। बस उस पर रंग भरे, सीसी क्रीम लगाई एंड गुड टू गो। ये ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है कि आप रोज़ ही अच्छे दिखो। तो घर पे स्किन केयर कर लिया करो बजाय फेशियल कराने के, अगर नहीं कराना। बाकी यू आर फ्री। अगर आपको लगता है पैम्पर करने का, कई लोगों को लगता है ना पैम्पर कर रहे हैं, अच्छा मेरे को तो भाई सिरदर्दी लगती है जाके वहाँ फेशियल करवाना। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कुछ है नहीं, वो जबरदस्ती वो लोहे का वो मार मार के ऐसे रैशेस डाल देंगे। जब भी मैंने पहले 1-2 बार कराया,
अपने जीवन में मैंने 3 बार फेशियल कराया बस, पार्लर में जाके, और तीनों बार ही मुझे तो तीसरी बार आके भाई मेरी तौबा, मैं नहीं कराने की, घर पे ही कर लेती हूँ। नेक्स्ट, हेलो दीदी, सास से रिलेटेड सवाल पूछा था मैंने आपसे, मुझे उनकी जरूरत है पर मैं अच्छे से नहीं रह पाती हूँ उनके साथ, सहज नहीं फील होता और सफोकेशन होता है, क्या ये रिश्ता ऐसा ही होता है या मैं कहीं गलत जा रही हूँ? हमेशा तो ऐसा नहीं होता, देखो वही चीज है कि भाई आप अपने पिछले अनुभवों की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आपको किसी बंदे की इतनी ज्यादा बातें बुरी लग गई कि कल को उसकी कोई बात ठीक भी है तो भी वो आपको गलत ही लग रही है, वो कंडीशन हो जाती है बस। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता ऐसा ही होता है, सही भी होता है, अच्छा भी होता है, या बेरेबल होता है। तो कोशिश करो, अगर जरूरत है तो खाली, अगर हम जरूरत के लिए प्रिटेंड करेंगे तो हम मतलबी और प्रपंची कहलाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आपको उनकी जरूरत है और वो आपकी जरूरत में आपके साथ रहती हैं, काम करवाती हैं, आपका हेल्प करवा देती हैं, तो आपको भी दिल से उनके साथ एडजस्ट होने की सोचनी चाहिए। फिर सफोकेशन क्यों हो रही है, क्या हो रही है, वो हटाओ। सफोकेशन नहीं होगी जब आपको लगेगा कि हाँ वो आपके लिए हेल्प ही कर रही है थोड़ा सा। एक होता है ना, देखो जब आप कोई मशीन लाए घर में, वो आपका मान लो काम आसान करेगी, लेकिन उस मशीन को रखने के लिए जगह, उससे बनने वाला बिजली का बिल, उसके चलने के टाइम होने वाली आवाज, उसको चलाने से पहले और बाद के जो उसके केयर इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सब भी उसके साथ आते हैं ना। अगर आप उन सब का ध्यान रखोगे तो मशीन आपकी हेल्प कर देगी। सेम आप इंसानों के साथ भी तो सोच के देखो, कोई भी इंसान है, अगर वो आपकी मदद करवा सकता है और करवा रहा है, तो उसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे उसके साथ रहने के या उसके से अपना काम लेने के, तो आपको उन टर्म एंड कंडीशन को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट, मैम साइज का पता कैसे करें अगर ऑनलाइन सूट मंगवाएं तो? देखो मिंत्रा में आप मान के चलो, मैं मीशो का नहीं कह सकते क्योंकि साइज मीशो में गड़बड़ आते हैं। मिंत्रा में आपका साइज चार्ट होता है, आप ये कंधे का तीरा नापेंगे और बस साइज नापेंगे, कमर नापेंगे, उसमें लिखा होता है कि इस साइज के मेजरमेंट के अनुसार आपका कौन सा साइज बैठेगा, है ना। और अगर इनर वियर आपको खरीदने हैं, ब्रा पैंटी वगैरह, तो आप जिवामे पे जाएंगे, वहां पे भी यही है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको नापना है इंची टेप से, और फिर आप अपनी मेजरमेंट लिख लेंगे और उस मेजरमेंट को वहां पर देखेंगे चार्ट में, तो पता चल जाता है कि आपका साइज क्या है। ये है ऑनलाइन साइज पता करने का तरीका। तो ये थे आज 226 है शायद ये, इसके सारे जवाब और मैंने दे दिए हैं, अपनी तरफ से कोई नहीं छोड़ा है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, सूटेबल लगे होंगे, प्रैक्टिकल लगे होंगे। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, किसी के काम का लगे तो उसे शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।